हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। तो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कल आप लोगों का पेपर हिंदी का बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण वीडियो है। 2 घंटे का हमने मैराथन क्लास ला ही दिया हूँ आप लोगों को। पूरा का पूरा रिसर्च के बाद पूरा का पूरा 70 नंबर आप लोगों को एक ही वीडियो में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, मैं हालांकि इसलिए किया हूँ क्योंकि नए भी बच्चे हमारे पे जुड़े हैं जो, तो वो पूरा का पूरा वीडियो अगर नहीं कवर किए हैं तो एक ही वीडियो से कवर करके वो चले जाएँ कि हमारे चैनल से अच्छा मार्क्स ला पाएंगे। और जो पुराने स्टूडेंट हैं उनका तो बात ही नहीं, उनका जवाब ही नहीं, वो तो उनसे कोई टक्कर नहीं ले सकता। जो हमारे यहाँ पुराने स्टूडेंट उनसे कोई टक्कर नहीं ले सकता है, निसंकोच। वो इतने अच्छे हैं कि मैंने उनको इतना अच्छे से पढ़ा रखा है कि वो तो हिंदी में पूछिए मत तालका मचा के आएंगे 24 मार्च को। ठीक है, और ये जो नए बच्चे सब लोग ओवरऑल जुड़े हैं, एक रिवीजन के तौर पे 2 घंटे का पूरा निचोड़ में अच्छी एक पॉइंट आप लोगों को समझाया है, वो भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। उससे बाहर नहीं जा सकता है, कभी नहीं जा सकता है। 24 मार्च को तालका मचा दीजिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों। जाइए, एक वीडियो में पूरा 70 नंबर बिल्कुल पक्का है, पूरा का पूरा एक पॉइंट भी नहीं छोड़ा हूँ आप लोगों को। जिस प्रकार प्रश्न पत्र पूछता है सेम उसी कैटेगरी पर पूरा स्टेप बाय स्टेप पूरा का पूरा सोल्यूशन करा चुका हूं बहुत अच्छे से। जाके देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मजा आने वाला है आप लोगों को। बहुत ही अच्छा पेपर जाएगा। इस वीडियो में मैंने टारगेट रखा है 5000 लाइक का। देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, टारगेट रखने से थोड़ी होता है, इसको कौन पूरा करेगा? आप ही ना करेंगे। आप लोगों के लिए मैं दिन रात इतना मेहनत करता हूँ, लेकिन आप लाइक करने वाले नहीं है। मतलब कसम खा रखी है आप लोगों ने ना कि लाइक नहीं करेंगे। कुछ बच्चे हैं जो कि लाइक करते हैं हमेशा, कुछ बच्चे हैं भाई उनको देखने से मतलब है अगला व्यक्ति कितना भी मेहनत करे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। चलिए कोई बात नहीं भाई, हमारा मतलब कहने का मैं तो रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ ना, आपकी मर्जी है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आई होप आप इसको पूरा ही करा दीजिएगा। ठीक है, हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे। और जो मेरे प्यारे होता है पूरा का पूरा कंप्लीट वीडियो देखिए, मज़ा आ जाएगा। बहुत अच्छे तरीके से रिवाइजन हो जाएगा आप लोगों को, जाके पेपर में बहुत अच्छा मार्क्स लाने वाले हैं। तो चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कि ये क्वेश्चन आते हैं जो सत्य असत्य पहचान के लिखना होता है। ये पुस्तक निम्नलिखित में किस रचना के लेखक का नाम है? चाहे गेहूं और गुलाब की किसकी रचना है, कोई रचना का बताइए। त्यागपत्र किस विधा की रचना है? जो छायावादी युग की काव्य धारा प्रवृत्तियाँ बताइए। रीति मुक्त की काव्य दो धारा की विशेषता बताइए। उत्तरायण। ये जो आपके आगे के 10 क्वेश्चन आते हैं 10 नंबर को, इसको कोई नहीं बता पाता कि एग्जैक्ट ये कहाँ से पूछा जाएगा। यही 10 नंबर आप लोगों का छूट जाता है। ठीक है, देखिए, और तो बाकी सब एग्जैक्ट आपको मालूम चल जाता है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन में कि हाँ यहाँ से इस चीज़ को आप याद करेंगे तो आपका कम से कम 60 नंबर तक आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। लेकिन आगे का जो 10 नंबर का क्वेश्चन होता है यही बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट करता है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत ही ज़्यादा रिसर्च के बाद हमने ये क्वेश्चन तैयार किया है, और आई होप अगर आप इस पूरा वीडियो को देख लेते हैं तो ये 10 नंबर आप लोगों का और व्यक्ति से अलग नंबर मिल जाएगा। ठीक है, और लड़कों से आप एक्स्ट्रा नंबर ला सकते हैं, क्योंकि इसी 10 नंबर में सभी लोग छटते हैं। मैं रियल बता रहा हूँ आप लोगों को, यही 10 नंबर किसी का तैयार नहीं हो पाता है। सब लोग तो कुछ ना कुछ अलग से तैयार कर लेते हैं, जो भी फिक्स चीज़ रहता है, व्याकरण वगैरह, गद्यांश पद्यांश सब कुछ तैयार कर लेते हैं। लेकिन ये आगे का 10 क्वेश्चन किसी को मालूम नहीं रहता है कहाँ से क्वेश्चन दे देगा। तो यही मैं आप लोगों को इस वीडियो में जितना हो सके मैं जितना प्रयास किया हूँ आप लोगों को मतलब खोज के जहाँ से भी लेकर आया हूँ रिसर्च करके, तो आई होप फंस जाए आप लोगों का। अब बस इसे तैयार करके आप जाइएगा। तो चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसको स्टार्ट करते हैं। पूरा ध्यान से इन क्वेश्चनों को नोट करके, और आपसे रिक्वेस्ट है कि चले जाइएगा, क्योंकि मैं इसलिए आप लोगों को इतना रिक्वेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि 90% का टारगेट हमने बनाया है, और सभी व्यक्ति का 90% आना चाहिए, सभी लड़कों का। इसलिए मैं आप लोगों को इतना मेहनत कर रहा हूँ। चलिए, क्वेश्चन नंबर पहला क्या है कि किसी एक गद्य गीत लेखक का नाम लिखिए। किसी एक गद्य गीत लेखक का नाम लिखना है। राय कृष्ण दास जी। क्या लिखेंगे? राय कृष्ण दास। इसके बाद दूसरा है, क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा पर आधारित रचना है? तो क्या लिखेंगे? आत्मकथा विधा पर। ठीक है, आत्मकथा पर। तीसरा है कि शुक्ल युग की किसी एक पत्रिका का नाम लिखे। तो हंस, जो कि प्रेमचंद्र जी लिखे हैं। ठीक है, आजाद शत्रु किस विधा की रचना है? तो नाटक विधा की रचना है। इसके बाद तुम चंदन हम पानी कृति के लेखक का नाम लिखे। तो संत रैदास जी हैं। जल्दी जल्दी से आप लोग नोट करते रहिए इसको। किसी एक निबंधकार का नाम लिखे। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। ठीक है, सातवां है कि गिरती दीवारें किस विधा की रचना है? तो नाटक विधा की रचना है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, यही आपको 2022 में भी देखने को आपको मिल सकता है। मेला आंचल किस रचनाकार की रचना है? तो फणीश्वर नाथ रेणु की रचना है। ठीक है, इसके बाद आगे हम बात करेंगे आवारा मसीहा किस विधा की रचना है? तो जीवनी विधा की रचना है। इसके बाद है 10वां, चतुर चंचला किस कृति के लेखक का नाम लिखिए। चतुर चंचला कृति के लेखक का नाम लिखिए। क्या लिखेंगे? बापू गोपाल राम। ठीक है, चलिए आगे देखिए, महत्वपूर्ण रचना है, इधर आपका लेखक का नाम है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको जरूर याद कीजिएगा, रचना और लेखक का नाम। देखिए पहला है यहाँ पे
पहला है रूपक रहस्य। रूपक रहस्य रचना के लेखक का नाम है श्याम सुंदर दास। सेवा सदन प्रेमचंद्र जी की रचना है। मेरी असफलताएं गुलाब राय जी की रचना है। बाढ़ भटकी आत्मकथा जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। जंजीरें और दीवारें किनके, तो रामवृक्ष बेनीपुरी जी की रचना है। गेहूं और गुलाब भी रामवृक्ष बेनीपुरी जी की ही रचना है। साहित्यावलोकन विनय मोहन शर्मा जी की रचना है। आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर जी की रचना है। कलम का सिपाही अमृत राय जी की महत्वपूर्ण रचना है। क्या भूलूं क्या याद करूं हरिवंश राय बच्चन जी की महत्वपूर्ण रचना है। दीपदान जो है डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी की रचना है। और किन्नर के देश में राहुल संकृत्यान की महत्वपूर्ण रचना है। इसके बाद तीर्थ सलील जो है वो सत्येंद्र नाथ दत्ता की महत्वपूर्ण रचना है। इसके बाद मैला आचल फणीश्वर नाथ रेणु की महत्वपूर्ण रचना है। इसके बाद इंद्रजाल जो है जयशंकर प्रसाद जी की महत्वपूर्ण रचना है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से मैं आप लोगों को पढ़ रहा हूँ, जल्दी से आप इसको नोट कीजिए। इसके बाद देखिए कंकाल जयशंकर प्रसाद जी की महत्वपूर्ण रचना है। तितली भी उन्हीं की महत्वपूर्ण रचना है। एक गुट भी जयशंकर प्रसाद जी की महत्वपूर्ण रचना है। जन्मेजय का नागयज्ञ इनकी वही है, आपके जयशंकर प्रसाद जी ही हैं। मेरी आत्मकथा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। शिक्षा और संस्कृति भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की महत्वपूर्ण रचना है। खून के छींटे भगवत शरण उपाध्याय जी की महत्वपूर्ण रचना है। ठूठायाम भी भगवत शरण उपाध्याय जी की महत्वपूर्ण रचना है। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को हो गया, कोई डाउट नहीं होना चाहिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आगे और कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, जो कि सभी प्रश्नों को आपको तैयार करके जाना है। देखिए सभी को हमने इंक्लूड किया जितना भी हो सके। क्या है कि किसी एक नाटककार का नाम लिखिए, तो श्री जयशंकर प्रसाद जी। ठीक है, शुक्ल युग के 2 नाटककारों के नाम लिखिए, तो श्री जयशंकर प्रसाद जी लिख दीजिएगा और हरिकृष्ण प्रेमी जी लिख दीजिएगा। सरस्वती पत्रिका किस युग में प्रकाशित हुई, तो 1900 से 1920 में। इसके बाद कलम का सिपाही किस साहित्यकार की जीवनी है, तो अमृत राय की जीवनी है। इसके बाद क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा पर आधारित रचना है, तो आत्मकथा विधा पर आधारित रचना है। जल्दी से आप नोट कर लीजिए, 10 नंबर आप लोगों को पक्का करना है। किसी एक यात्रावृत्त लेखक का नाम लिखिए, तो राहुल संकृत्यान। ठीक है, किसी एक गद्य गीत लेखक का नाम लिखिए, तो राय कृष्ण दास जी लिख दीजिएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। चलिए इसके बाद जो याद करके जाना आपको कि भक्ति काल के 4 प्रमुख कवियों और उनकी मुख्य रचनाओं के नाम लिखिए। तो लिखेंगे भक्ति काल के 4 प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं इस प्रकार हैं। कबीर दास जिनकी महत्वपूर्ण रचना बीजक है। दूसरा है मलिक मोहम्मद जायसी जिसकी है पद्मावत। सूरदास जी जिनकी महत्वपूर्ण रचना है सूर सागर। और चौथा है तुलसीदास जी जिनकी महत्वपूर्ण रचना है श्री रामचरित्र मानस। तो भक्ति काल के 4 प्रमुख कवि हमने बताया, उनके महत्वपूर्ण रचना भी हमने बता दिया, पूछा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रीति काल के किसी एक कवि का नाम लिखिए, तो केशव दास जी लिख दीजिएगा। छायावाद युग के 2 कवियों के नाम और उनकी 2 रचनाओं के नाम लिखिए। छायावादी युग के 2 कवि के नाम और उनकी 2 रचनाओं के नाम लिखना है। तो पहला जयशंकर प्रसाद जी कमायनी और आंसू जो लिखे हैं, और दूसरा महादेवी वर्मा जो कि यमा और दीपशिखा है। ठीक है, उनकी महत्वपूर्ण रचना। आई होप क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट जल्दी नोट कीजिए। रीतिकाल की प्रमुख 2 प्रवृत्तियां का उल्लेख कीजिए। तो रीति या लक्षण ग्रंथों की रचना, दूसरा प्रकृति का उद्दीपन रूप में चित्रण। ठीक है, फिर 5वां है द्विवेदी युग के किन्हीं 2 प्रमुख कवियों तथा उनकी एक रचना के नाम लिखिए। द्विवेदी युग के किन्हीं 2 प्रमुख कवि के और उनकी एक रचना का नाम भी लिखना है। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे मैथिली शरण गुप्त जी जिनकी महत्वपूर्ण रचना है भारत भारती है। और दूसरा है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओं जी जिनकी महत्वपूर्ण रचना है वैदेही। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है प्रगतिवाद के किसी ऐसे कवि का नाम और उसकी 2 रचनाएं बताइए जो 2 युगों से संबंधित हो। तो लिखेंगे कविवर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। ये जो 2 युग से हैं, एक पहले तो छायावाद के युग में भी हैं और प्रगतिवाद के भी हैं, ये दोनों से संबंध रखते हैं। इनकी 2 रचनाएं महत्वपूर्ण है, अनामिका एवं अणिमा। ठीक है, चलिए प्रश्न 7वां वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। द्विवेदी युग की कविता की 2 विशेषताएं उल्लेख कीजिए। द्विवेदी युग की कविता की 2 विशेषताओं का उल्लेख करना है। तो लिखेंगे देश व्यक्ति और राष्ट्रीय भावना की प्रधानता। ठीक है, इतिवृत्त आत्मकथा, ये दोनों क्या है इनकी विशेषता है द्विवेदी युग की। ठीक है, तो होप क्लियर हो गया। चलिए प्रयोगवादी युग की किन्हीं 2 प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। प्रयोगवादी युग की 2 प्रवृत्तियां पूछता है। तो लिखेंगे सांसारिक जीवन का यथार्थ चित्र, घोर अहम निष्ठा, वैविकता, विद्रोह का स्वर और लघु मानव की प्रतिष्ठा, ये प्रयोगवादी युग की प्रमुख प्रवृत्तियां हैं। 2-3 हमने लिख दिया है, 2 पूछा था, यहाँ पे हमने 3-4 लिख दिया। ठीक है, याद कर लीजिएगा। इसके बाद चलिए नेक्स्ट है प्रयोगवादी धारा के किन्हीं 2 कवियों और उनकी एक रचना का उल्लेख कीजिए। प्रयोगवादी धारा के किन्हीं 2 कवियों का और उनकी एक रचना का उल्लेख करना है। या तो देखिए यह प्रश्न इस प्रकार भी पूछा जाता है, किस प्रकार पूछेगा
कि प्रयोगवादी धारा के प्रमुख दो कवियों के नाम लिखिए। तो उत्तर में लिखेंगे सच्चिदानंद हरिनाथ वात्स्यायन अज्ञे जी, जिनकी महत्वपूर्ण है रचना आंगन के पार द्वार, और दूसरा है धर्मवीर भारती जी, जिनकी महत्वपूर्ण रचना है कनुप्रिया। ठीक है, अगला प्रश्न वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, छायावादी काव्य की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। या तो प्रश्न को इस प्रकार भी पूछता है कि छायावादी की दो प्रमुख विशेषताएं लिखिए। तो पहला लिखेंगे प्रेम सौंदर्य का चित्रण और दूसरा लिखेंगे रहस्यवादी भावना लिखेंगे। ठीक है, ये जो दो महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। फिर अगला प्रश्न है कि प्रयोगवादी कविता की किन्हीं दो विशेषताओं की प्रवृत्तियों का उल्लेख करना है। तो लिख देखिए, पहला कुष्ठा और निराशा के स्वर लिख दीजिएगा और दूसरा मुक्तक शैली का प्रयोग। ये जो दो महत्वपूर्ण प्रयोगवादी कविता के किन्हीं दो विशेषताएं हैं। अब विशेषता पूछेगा तो प्रवृत्तियां दोनों सेम ही होता है। ठीक है, चलिए प्रयोगवादी धारा अथवा नई कविता का संक्षिप्त परिचय दीजिए। तो क्या लिखेंगे कि प्रयोगवादी जो प्रयोगवाद है कि निज साहित्य की आधुनिकतम विचारधारा है, जिसका उद्देश्य जो है प्रगतिवाद के जनवादी दृष्टिकोण का विरोध करना है। प्रयोगवादी जो है रचनाकार अपने मानसिक विकास की तुष्टि के लिए हो काव्य सृजन करते हैं और इनके काव्य में कला पक्ष और भाव पक्ष दोनों में नवीन प्रयोगों को महत्तम दिया गया है। और इस युग की कविता की प्रारंभ जो हुआ 1943 के प्रथम तार सप्तक के प्रकाशन से होता है। बाद में 1954 में प्रयोगवादी कविता का नाम ही नई कविता पड़ गया। देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन अब ज़्यादातर क्वेश्चन नहीं आ पाएगा। ये वाला जो क्वेश्चन भी बताया हूँ ये थोड़ा कम चांस है पूछने का, लेकिन बाकी सब बहुत ही ज़्यादा चांस है। ठीक है, तो उसको नहीं आप याद करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये वाला आपको याद होना चाहिए कि प्रगतिवादी युग की दो विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो पहला क्या है, साम्यवादी विचारधारा विशेष रूप से कार्ल मार्क्स ने दिया था, और छंदों के बंधन की उपेक्षा। यह जो दो है विशेषता, ये प्रगतिवादी युग के दो विशेषता वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। ये तो आपको किसी कीमत पे याद होना ही चाहिए। चलिए आगे प्रश्न बात करेंगे। जो प्रश्न आपको याद करके जाना है इसको मैं हटाता हूँ। अगला प्रश्न देखिए अति लघु उत्तरीय का प्रश्न है, जो कि आपको याद करके जाना किसी कीमत पे है कि शुक्ल युग के दो नाटककारों के नाम लिखिए। शुक्ल युग के दो नाटककारों के नाम लिखना है। तो पहला लिखेंगे जयशंकर प्रसाद और दूसरा हरिकृष्ण प्रेमी। शुक्ल युग के दो क्या है नाटककार हैं, दोनों लोगों को नाम याद होना चाहिए। फिर है किसी एक संस्मरण लेखिका का नाम लिखिए। तो क्या लिखेंगे श्रीमती महादेवी वर्मा जी। ठीक है, इसके बाद हिंदी के दो प्रमुख आत्मकथा लेखकों के नाम लिखिए और आत्मकथा विधा के एक प्रसिद्ध लेखक का नाम लिखिए। या तो पूछेगा इस तरह कि किसी एक आत्मकथा लेखक का नाम लिखिए। तो पहला लिखेंगे श्याम सुंदर दास जी और दूसरा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। इसके बाद चौथा है कि शुक्ल युग के दो प्रमुख उपन्यासकारों के नाम लिखिए। शुक्ल युग के दो प्रमुख उपन्यासकारों के नाम, तो पहला प्रेमचंद्र, दूसरा आचार्य चतुर्सेन शास्त्री जी। ये जो दो है शुक्ल युग के दो प्रमुख उपन्यासकार हैं। आगे बढ़ेंगे, ध्रुव स्वामिनी के लेखक का नाम लिखिए। तो हिंदी के नाटक के विकास में श्री जयशंकर प्रसाद का सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान रहा है और उनके द्वारा लिखित दो नाटक देखिए अजात शत्रु और ध्रुव स्वामिनी। तो अजात शत्रु ध्रुव स्वामिनी किसने लिखा है, तो जयशंकर प्रसाद जी। जरूर से आपको किसी कीमत पे इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, और आगे प्रश्न बढ़ेंगे कि किसी एक कहानीकार का नाम लिखिए। किसी एक कहानीकार का नाम लिखना है तो क्या लिखेंगे जयशंकर प्रसाद जी, जो कि ममता कहानीकार के लेखक हैं। शुक्लोत्तर युग के दो उपन्यासकारों के नाम लिखिए तथा उनके एक एक उपन्यास का उल्लेख भी करना है। या तो पूछ लेता है इस प्रकार कि शुक्लोत्तर युग के किसी लेखक का नाम लिखेंगे। शुक्लोत्तर युग के दो जो उपन्यासकार हैं यशपाल हैं और दूसरा भगवती चरण वर्मा जी हैं, और उनके द्वारा लिखित एक एक उपन्यास के नाम कौन कौन है। आपका झूठा सच यशपाल जी का है और फूले बिखरे जो चित्र हैं वो किनके, भगवती चरण वर्मा जी के हैं। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट, हिंदी के प्रमुख संस्मरण लेखकों के नाम बताइए। तो बनारसी दास चतुर्वेदी जी, पंच सिंह शर्मा जी, कन्हैया लाल मिश्र जी और प्रभाकर, ये जो हैं संस्मरण लेखक हैं। ठीक है, संस्मरण लेखक हैं, याद करिएगा। प्रमुख पूछता है प्रमुख संस्मरण लेखकों के नाम लिखिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। आगे देश पत्रिका के संपादक का नाम लिखिए। देश पत्रिका के संपादक का नाम लिखिए। तो देश पत्रिका के वर्तमान संपादक जो है वह हर्ष दत्ता हैं। कौन है, हर्ष दत्ता। इसके बाद है किसी एक एकांकीकार का नाम लिखिए। या तो प्रश्न पूछता है कि दीपदान एकांकी के लेखक का नाम लिखिए। तो हम लिख देंगे डॉक्टर राम कुमार वर्मा जो है दीपदान एकांकी के एकांकीकार हैं। ठीक है, जो दीपदान एकांकीकार है इनके जो लेखक हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। और पूछेगा एकांकीकार के नाम लिखिए, कोई किसी एक एकांकीकार के नाम लिखिए तो आप बता दीजिएगा राम कुमार वर्मा जी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, धर्मयुग के संपादक का नाम बताइए। तो धर्मयुग के संपादक हैं वो डॉक्टर धर्मवीर भारती जी। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। फिर किसी एक यात्रावृत्त लेखक का नाम लिखिए। तो किसी एक यात्रावृत्त लेखक का नाम है राहुल संकृत्यायन।
ठीक है। फिर है आवारा मसीहा किस विधा की रचना है? तो आवारा मसीहा जीवनी विधा की रचना है। इसके बाद प्रायश्चित लेखक का नाम लिखिए। तो प्रायश्चित लेखक का नाम जो है वो भगवती चरण वर्मा जी लिखे हैं प्रायश्चित लेखक। इसके बाद किन्नर देश में कृति के लेखक का नाम लिखिए। किन्नर देश में कृति लेखक का नाम है राहुल संकृति आयन। ठीक है। क्या भूलूं क्या याद करूं, किस विधा पर आधारित रचना है? तो आत्मकथा। किन्नर देश में रचना किस विधा पर आधारित रचना है? तो किन्नर देश में जो रचना है वो यात्रावृत्त विधा पर आधारित रचना है। जल्दी जल्दी से नोट कीजिए, यहाँ से क्वेश्चन बनना तय है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। चलिए, लद्दाख की यात्रा किस विधा पर आधारित रचना है? तो लद्दाख की यात्रा जो यात्रावृत्त विधा पर आधारित है। इसके बाद है किसी एक गद्यगीत लेखक का नाम लिखें। किसी एक गद्यगीत लेखक का नाम लिखना है तो हम लोग लिखेंगे राय कृष्ण दास जी। ठीक है। फिर है तुम चंदन अम्पानी कृति के लेखक का नाम लिखिए। तो संत रैदास। फिर है किसी एक निबंधकार का नाम लिखिए। तो क्या लिखेंगे? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। फिर है राजश्री कृति के लेखक का नाम तो जयशंकर प्रसाद। इसके बाद कलम का सिपाही किस विधा की रचना है? तो उपन्यास विधा की रचना है। फिर शुक्लोत्तर युग की हिंदी पत्रिका के किसी एक संपादक का नाम लिखिए। तो लिखेंगे राजेंद्र अवस्थी जी। फिर है प्रतिध्वनि कृति के लेखक का नाम लिखिए। तो जयशंकर प्रसाद। इसके बाद है चतुर चंचला कृति के लेखक का नाम लिखिए। तो बाबू गोपाल राम गहमरी जी। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, जरूर से याद कर लीजिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। इसके बाद आपका आता है बहुविकल्पीय प्रश्न में सत्य और असत्य छांटने के लिए। कहेगा कि निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सत्य, उसे पहचान कर लिखिए। तो चलिए, यहाँ पे 4 ऑप्शन देगा। जो सत्य रहेगा उसके आगे सत्य लिखेंगे, जो असत्य रहेगा उसके आगे असत्य लिखेंगे। पहला है नंद दुलारे वाजपेयी कहानीकार के रूप में प्रसिद्ध है, असत्य है। गोदान प्रेमचंद का प्रसिद्ध कहानी संग्रह, असत्य है। बूंद और समुद्र के लेखक का अज्ञेय है, असत्य है। जनेंद्र एक प्रसिद्ध उपन्यास है, सत्य है। तो जनेंद्र एक प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं, तो बिल्कुल क्या है? सत्य है, वो एक उपन्यासकार हैं। ठीक है। इसके बाद प्रश्न दूसरा, प्रेमचंद्र एक प्रमुख नाटककार हैं, असत्य है। डॉक्टर जो श्याम सुंदर दास जी हैं वो प्रसिद्ध कवि थे, तो क्या हो जाएगा? बिल्कुल असत्य हो जाएगा। ध्रुव स्वामिनी जयशंकर प्रसाद की नाटक रचना है, तो क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही बात है, सत्य है। त्रिवेणी रामचंद्र शुक्ल का कविता संग्रह है, तो ये भी सत्य, मतलब इसमें दोनों सत्य हैं। ठीक है। चलिए, प्रश्न तीसरा, विचार विथि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास ग्रंथ है, तो क्या हो जाएगा? सत्य। दूसरा है उजली आग जो है यशपाल का निबंध संग्रह है, तो क्या हो जाएगा? असत्य। डॉक्टर नगेंद्र प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं, असत्य। राम स्वरूप चतुर्वेदी सफल वेटवार्ता लेखक हैं, तो क्या हो जाएगा? असत्य। इसके बाद चौथा देखिए, धर्मवीर भारतीय रीतिमुक्त काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं, तो असत्य। कूटज डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का प्रसिद्ध निबंध है, तो क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद है उजली आग यशपाल का निबंध संग्रह है, असत्य। डॉक्टर नगेंद्र ख्याति प्राप्त उपन्यासकार हैं, असत्य। पांचवा देखिए, पांचवा का पहला, रामचंद्र शुक्ल महान नाटककार के रूप में प्रसिद्ध है, असत्य। ममता जयशंकर प्रसाद का प्रसिद्ध नाटक है, असत्य। फिर है तीसरा, भारतीय संस्कृति निबंध के लेखक जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं, बिल्कुल क्या है? सत्य है। इसके बाद स्कंद गुप्त प्रेमचंद का प्रसिद्ध उपन्यास, तो असत्य। छठवां प्रश्न देखिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्या है कि पद्मलाल पूनालाल बख्शी महाकवि के रूप में प्रसिद्ध है, तो क्या लिखेंगे? असत्य लिखेंगे। दूसरा है कि करुणा नामक निबंध के लेखक जो संपूर्णानंद है, तो असत्य है। इसके बाद सरस्वती के 4 अध्याय के जो लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर जी हैं, तो बिल्कुल सत्य, इसलिए इसके आगे क्या लिखेंगे? सत्य। कह रहा है कि कूटज के लेखक जयप्रकाश भारती हैं, तो बिल्कुल असत्य है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी देखिए, इतने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन में बताया। अगर इतना आपको तैयार है तो 10 नंबर औरों से अलग स्टूडेंट से आप 10 नंबर एक्स्ट्रा ला सकते हैं, मेरी गारंटी है। अगर इतना तैयार है तब तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आई होप आप इतना क्लियर कर लेंगे, क्योंकि 90% आप लोगों को लाना है। इस बार 4 ही चैप्टर आप लोगों को है, ममता है, मित्रता है, अजंता है और भारतीय संस्कृति है। ठीक है। और सबसे ज़्यादा अगर मैं बात करूँ तो ममता से और मित्रता से आप लोगों को सबसे ज़्यादा आप लोगों के जो गद्यांश से पूछे, इन्हीं दोनों को सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है। ठीक है। एक तो पूछेगा, देखिए 2 देता है, एक देता है, एक अथवा करके देता है। ठीक है। 2 देता है आप लोगों का। ठीक है। तो 2 में से एक तो जरूर इनमें से मिलेगा, ममता और मित्रता से जरूर 100% गारंटी है। तो चलिए, मैं कुछ महत्वपूर्ण आप लोगों को बता देता हूँ, आप लोगों को गद्यांश, और इससे बाहर गद्यांश नहीं जाएगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा रिसर्च हमने किया है। ठीक है। देखिए, रिसर्च का मतलब कि मेरे पास बहुत सारा पेपर है, ऐसे मैं आलतू फालतू थोड़ी आप लोगों को बता रहा हूँ। इतना अच्छा हमने रिसर्च किया। देखिए, 2019 का पेपर है, 2020 का है, ये भी आपका 2019 का ही पेपर अलग अलग कोड का, फिर 2020 का पेपर आ गया, फिर 2020 का पेपर आ गया। इतना सारा 4-4-5 पेपर से हमने तभी एनालाइज किया है। फिर हमने सोचा है कि फिर हमने देखा यहाँ पे कि सबसे ज़्यादा कौन सा आप लोगों का गद्यांश है, तो हमने पाया है कि सबसे ज़्यादा मित्रता और ममता सबसे ज़्यादा हर एक सेट में आप लोगों को दिया हुआ है। तो चलिए, मैं इन्हीं में से आप लोगों को मोस्ट इंपोर्टेंट बता देता हूँ, इससे बाहर तो नहीं जाएगा। ठीक है। हमने वीडियो पर रखा है 5000 लाइक का टारगेट, और आई होप आप इसको पूरा कराएंगे। जब आपका मैं 90 नंबर पूरा करवा रहा हूँ, तब तो ये जो मेरा टारगेट है उसको पूरा कराने में हमारी मदद करेंगे ही करेंगे, बिल्कुल करेंगे। तो आई होप आप लोग तैयार हो जाइए पूरा अच्छे से पढ़ने के लिए। पेन कॉपी ले लीजिए, नोट कीजिए और अच्छे से रीड करके ही आप परसों जाइए, और फिर मजा आ जाएगा आप लोगों को पेपर में। चलिए, वीडियो को स्टार्ट करते हैं।
देखिए सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोगों को मित्रता का ये है। पहला तुरंत आप इसको तैयार करके जाइएगा कि हंसमुख चेहरा और बातचीत का ढंग, थोड़ी चतुराई या साहस, यही दो चार बातें किसी में देखकर लोग झटपट उसे अपना मित्र बना लेते हैं। हम लोग यह नहीं जानते हैं कि मैत्री का उद्देश्य क्या जीवन के व्यवहार में उसका कुछ मूल्य भी है। यह बात हमें नहीं सूझती कि यह एक ऐसा साधन है जिससे आत्मशिक्षा का कार्य बहुत सुगम हो जाता है। यह प्राचीन विद्वान का वचन, विश्वापात्र मित्र से बड़ी रचा रहती है। जिसे ऐसा मित्र मिल जाए उसे समझना चाहिए कि खजाना मिल गया है। ये जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोगों को मैं पद्यांश और गद्यांश बता रहा हूँ, बहुत ही ज़्यादा आईएमपी है। बहुत बार 2019 में भी पूछा गया, 2020 में भी पूछा गया है, ठीक है, हर एक सेट में पूछा गया है। तो इसको भाई तैयार करके जाना ही पड़ेगा आप लोगों को। देखिए नीचे आपको ये तो आपको लिखा हुआ मिलेगा ना, इसमें थोड़ी इसको लिखना है आप लोगों को, ये लिखा हुआ मिलता है आप लोगों को। इसके नीचे जो प्रश्न दिया रहता है उसी को उत्तर देना होता है। क्या उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए और गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। और एक और बताना आपको कि सामान्यतः लोग व्यक्ति में क्या देखकर मित्रता कर लेते हैं। तो सबसे दो नंबर मिलता है, 6 नंबर का मिलता है, ठीक है। तो 6 नंबर कंप्लीट हो जाएगा अगर तीनों का उत्तर दे लेते हैं। पहला हम लिखेंगे गद्यांश। गद्यांश का क्या लिखेंगे? संदर्भ लिखेंगे। जो गद्यांश दिया इसका हम लिखेंगे संदर्भ, फिर व्याख्या देखेंगे, तब जाके ये तीसरा वाला देखेंगे। सबसे पहले संदर्भ हेडिंग डालिए, ब्लैक पेन से हेडिंग डालना है आप लोगों को। और लिखेंगे इसमें कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक पाठ से लिया गया है और इसके जो लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। देखिए ये आपका संदर्भ, इस संदर्भ में तीन ही चीज़ करना है। जैसे गद्य खंड इसको ब्लैक पेन से लिख के हाईलाइटेड कर देना है। मित्रता नामक पाठ से लिया गया ना, तो मित्रता को ब्लैक पेन से लिखा है, उसके नीचे अंडरलाइन कर लेना है। और इसके लेखक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, इसको भी ब्लैक पेन से लिखा हाईलाइटेड, ताकि दिखने में आकर्षक लगे। एग्जामिनर का ध्यान वहीं जाएगा, उसको देखेगा आप सही है तो पूरा आपका नंबर दे देगा, ठीक है। पूरा का पूरा नंबर आपका संदर्भ पे डिपेंड करता है। संदर्भ अगर आपने अच्छा लिखा है तो कुछ तो टीचर ऐसे होते हैं कि व्याख्या भी नहीं पढ़ते हैं, आपको नंबर बस संदर्भ से ही दे देते हैं कि संदर्भ आपने अच्छा लिखा है, तो उनको मालूम चल जाता है कि आपने व्याख्या भी अच्छा ही लिखा होगा, ठीक है। चलिए तो देखिए रेखांकित अंश की व्याख्या, हेडिंग डालना है, लिखेंगे कि शुक्ल जी कहते हैं कि मित्र बनाते समय हम इस बात पर विचार नहीं करते हैं कि जिसे हम मित्र बना रहते हैं, मतलब मित्र बना रहे हैं उसके बारे में हम विचार नहीं करते हैं कि वो मित्र कैसा है, अच्छा है बुरा है, ठीक है। बिना निसंकोच उसको हम लोग मित्र बना लेते हैं। फिर देखिए कह रहे हैं उसके संगति में रहकर क्या हम अपने जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। हम ये नहीं सोचते हैं कि जिससे मित्र बना रहे हैं तो क्या उसके संगति में रहकर हम अपने जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं, ये बिल्कुल नहीं सोचते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या उस व्यक्ति में वे सभी गुण विद्वान हैं जिनकी हमारे जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यकता है, ठीक है। यदि हमें जीवन में सच्चा मित्र मिल जाता है तो हमें एक ऐसा साधन मिल जाता है जो आत्मशिक्षा प्राप्त करने में हमारा सहायक हो सकता है, ठीक है। कभी कह रहे हैं कि अगर सच्चा मित्र आपको मिल जाए तो हमें ऐसा आत्मशिक्षा प्राप्त करने में हमारी सहायता करता है, वो जो कि हमारा मित्र होता है, ठीक है। हमारे हर एक कामों को अच्छे से करता है, हमारा सहायता करता है, हमारे प्रगति, हमारे जो जीवन में प्रगति की और हमारी सहायता करता है, हमारे हर तरीके से हेल्प करता है वो, ठीक है। अगर सच्चा मित्र मिल जाए तो, ठीक है। ये कभी अपने अनुसार व्यक्त कर रहे हैं। तो इसी प्रकार आपके भावार्थ आपके दिमाग में आएगा, वही चीज़ आपको एक्सप्लेन करके लिख देना है एग्जाम में। फिर कराएं तथा हमें जीवन के उच्च लक्ष्यों को प्राप्त करने में हमारी क्या कर सकता है, वो सहायता कर सकता है। कौन? अच्छा मित्र। कराए कि एक प्राचीन विद्वान का कहना है कि एक सच्चा व अच्छा विश्वास के योग्य मित्र बहुत ही भाग्य से ही प्राप्त होता है। वह हर समय हमारी रक्षा करता है और हमारा मार्गदर्शन करता है, हमें हर बुराई से क्या करता है, वो बचाता है। जिस व्यक्ति को अगर ऐसा मित्र प्राप्त हो जाए उसे यह समझना चाहिए कि मानो उसे संसार का कोई बड़ा खजाना मिल गया हो, अर्थात कोई बहुमूल्य निधि प्राप्त हो गया हो। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आपने देखा, इसको नोट कर सकते हैं। इसको देखिए हूबहू थोड़ी याद करना है आपको, मित्रता के बारे में ही आपको दिया गया, तो आपको ये समझना है कि अच्छा मित्र क्या होना चाहिए, अच्छा मित्र की क्या भावनाएं होती है हमारे प्रति, ठीक है। अच्छा मित्र अगर मिल जाए तो क्या क्या समस्याओं का समाधान हो सकता है, वो हमारी किस काम में हेल्प कर सकता है, ठीक है। इन्हीं के बारे में बात किया गया है। तो इन्हीं चीज़ों को आपको रटना नहीं, आपको समझ लेना है कि क्या चीज़ है, इसी को आपको लिखना है, ठीक है। अपने तरीके से आप बना के लिख सकते हैं। इसके बाद तीसरा जो प्रश्न इसमें पूछा है कि सामान्यतः लोग व्यक्ति में क्या देकर मित्रता कर लेते हैं, तो देखिए इसका उत्तर यहाँ आपको मिलेगा। क्या है कि सामान्यतः रूप से व्यक्ति किसी हंसमुख सा चेहरा, उसका बातचीत करने का आकर्षक ढंग, उसकी चतुराई और साहस देकर सोचते हैं कि यह व्यक्ति मित्र बनाने के योग्य है और वे उसे ही अपना मित्र बना लेते हैं। कह रहा है कि मेरे प्यारे विद्यार्थी, आप ही देखिए कोई भी मित्र अगर बनाते हैं तो आप सोचते हैं कि हंसमुख चेहरा वाला हो, अच्छे से बात करता हो, हमारा मित्र हो, थोड़ा चतुराई उसमें भरी हो, बस यही चीज़ 2-4 बातें आप देखकर किसी से भी मित्रता कर लेते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको यह क्लियर हो गया होगा। गद्यांश वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कुछ हो चाहे ना हो, लेकिन इसको तो याद करके ही आपको जाना है। और देखिए मैं आपको बताऊं कि इसी चैप्टर का एक और मैं आप लोगों को गद्यांश बता रहा हूं जो कि वेरी वेरी मोस्ट आईएमपी है।
देखिए ये वाला बहुत ही ज़्यादा एग्जाम में आ चुका है, जाके देख सकते हैं आप, किसी भी टीचर से पूछ सकते हैं, कोई आपका फ्रेंड अगर प्रीवियस ईयर पेपर दिया है उससे जाके पूछ सकते हैं कि यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है या नहीं। कि कुसंग का जोर सबसे भयानक होता है, यह केवल नीति और सद्वृत्ति का विनाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्या करता है, क्षय करता है। किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बंदी चक्की के समान होगी, जो उसे दिन प्रतिदिन अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी, और यदि अच्छी होगी तो वह सहारा देने वाले बाहु के समान होगी, जो उसे निरंतर उन्नति की ओर उठाती जाएगी। बहुत ही ज़्यादा वेरी वेरी मोस्ट टाइम पे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपसे विनम्र निवेदन है कि इसको तैयार करके ही आप पहुँचे एग्जाम में, क्योंकि यह मैं चाहता हूं कि सबका 90+ मार्क्स आए, इसलिए मैं आप लोगों को ज़्यादा फोर्स कर रहा हूं। नहीं तो पास होने लायक तो मैं तो एक ही वीडियो ऐसा बना दूंगा जिससे पास हो जाएंगे, लेकिन पास लायक नहीं पढ़ा रहा हूं मैं, ठीक है। पूरा कोर्स करा रहा हूं 90% के लिए। आइए देखिए, 3 प्रश्न पूछा है क्या कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, और देखिए ग में आपका 4 पॉइंट दिया है। पहला कि युवा पुरुष की संगति के बारे में क्या कहा गया है, या तो प्रश्न कभी कभी इस प्रकार भी पूछ लेता है कि युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो उसका क्या परिणाम होगा, ठीक है। और जो दूसरा है ना ग का तीसरा देखिए यहाँ पे, अच्छी संगति के लाभों का वर्णन कीजिए, और तीसरा है कि कुसंग का क्या प्रभाव होता है, या तो कभी कभी ऐसे पूछता है कि कुसंग का प्रभाव व्यक्ति के जीवन पर किस प्रकार पड़ता है। तो चलिए पूरा का पूरा प्रश्न का उत्तर देंगे हम लोग अच्छे तरीके से, ठीक है। तो संदर्भ में पूर्वत लिख दिया हूँ, मतलब कि उसी चैप्टर का है, तो बार बार क्या लिखूँ मैं, संदर्भ वही लिख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए इसके बाद रेखांकित अंश की व्याख्या क्या है कि आचार्य शुक्ल जी कहते हैं कि मानव जीवन पर संगति का प्रभाव सबसे अधिक पड़ता है। बुरे और दुष्ट लोगों की जो संगति होती है घातक बुखार की तरह हानिकारक होती है। जिस प्रकार भयानक जोर व्यक्ति की संपूर्ण शक्ति और स्वास्थ्य को नष्ट कर देता है तथा कभी कभी तो रोगी के प्राण भी ले लेता है, उसी प्रकार बुरी संगति में पड़े हुए व्यक्ति की बुद्धि, विवेक, सदाचार, नैतिकता व सभी सद्गुण नष्ट हो जाते हैं। कह रहा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो बुरी संगति बहुत ही खतरनाक होता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कह रहे हैं कि जिस प्रकार भयानक जोर किसी व्यक्ति को, जोर मतलब बुखार, आपको भयानक बुखार हो जाता है तो देखते हैं आपकी पूरी की पूरी आप स्वास्थ्य को खराब कर देगा, कभी कभी तो इतना खतरनाक बुखार हो जाता है कि जान प्राण ले लेगा आपको। इसी प्रकार अगर बुरी संगति मिल गया आपको किसी से तो समझिए कि वो भी आपको सदाचार, नैतिकता व सभी सद्गुणों को क्या कर देता है, नष्ट कर देता है, तथा वह उचित, अनुचित व अच्छे बुरे का विवेक भी क्या कर देता है, वो खो देता है। मानव जीवन में युवा अवस्था सबसे महत्वपूर्ण अवस्था होती है, और कुसंगति किसी भी युवा पुरुष की सारी उन्नति व प्रगति को उसी प्रकार बाधित करती है जिस प्रकार किसी व्यक्ति के पैर में बंधा पत्थर उसको आगे नहीं बढ़ने देता बल्कि उसकी गति को अवरुद्ध करता है। उसी प्रकार कुसंगति भी जो हमारे विकास व उन्नति के मार्ग को अवरुद्ध करके अवनति के पतन की ओर धकेले देती है तथा दिन प्रतिदिन विनाश की ओर अग्रसर करती है। दूसरे ओर यदि युवा पुरुष की जो संगति है अगर अच्छी हो जाएगी, अगर अच्छे लोगों से उसकी संगति हो तो वो उसको सहारा देने वाली बाहु के समान होगी, जो अवनति के गर्त में गिरने वाले व्यक्ति को भुजा पकड़ कर उठा देती है तथा सहारा देकर क्या कर देता है, खड़ा कर देती है और उन्नति के मार्ग पर अग्रसर कर देती है। देखिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोगों को व्याख्या, आई होप आपको व्याख्या क्लियर हो गया होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। अभी तो बहुत उत्तर देना, अभी तो ग में तो 3 देना, तीनों प्रश्नों का उत्तर देना। क्या है कि युवा पुरुष की संगति के बारे में क्या कहा गया है, तो चलिए देखते हैं क्या कहा गया है। तो लिखेंगे यहाँ पे कि युवा पुरुष यदि बुरी संगति करता है तो विकास की उपेक्षा उसका विनाश होना तय है, यदि वह अच्छी संगति करेगा तो उन्नति के पथ पर आगे बढ़ता जाएगा। बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। इसके बाद देखिए, इसके बाद आपका पूछा है यहाँ पे ग का तो पहला हो गया ना, ग का दूसरा क्या पूछा था भाई कि अच्छी संगति के लाभों का वर्णन कीजिए। तो देखिए ग का हम लोग दूसरा लिखेंगे कि देखिए अच्छी संगति के लाभ जो है निम्नलिखित हैं। कौन कौन, तो व्यक्ति को पतन से बचाती है, मानवीय गुणों का विकास करती है और व्यक्ति को समाज में प्रतिष्ठा दिलाती है, और आपका कि जीवन की रक्षा करने वाली औषधि दवा के समान होती है। ठीक है, ये आपको समझ आ गया कुसंग का और अच्छी संगति के लाभों का वर्णन करने के लिए बोला था। अब है लास्ट कि कुसंग का क्या प्रभाव होता है, तो चलिए भाई उसको भी देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे है कुसंग या कुसंगति का व्यक्ति के जीवन पर निम्नलिखित प्रकार से प्रभाव पड़ता है। क्या कि व्यक्ति पतन के गड्ढे में गिर जाता है और व्यक्ति का जो सदाचार है वो नष्ट हो जाता है और वह दुराचार करने लगता है। और लास्ट पॉइंट है इसके कि व्यक्ति की जो बुद्धि और विवेक का क्या हो जाता है, नाश हो जाता है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि कुसंग, और यहाँ पूछा था आप लोगों को
कि कुसंग का क्या प्रभाव पड़ता है, तो यहाँ पे 3 कारण हमने लिख दिया है कि यह चीज़ पड़ता है। अगर बुरी संगति अगर पड़ जाते हैं आप किसी मित्रता में, अगर बुरी संगति का संगत आपको पड़ जाए तो ये सारी चीज़ें इफेक्ट आपका पड़ता है। ठीक है, तो तीनों चीज़ यहाँ पे कंप्लीट हो गया। तो क्लियर होगा ना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आई होप क्लियर हो गया होगा। तो देखिए 2 हमने गद्यांश आप लोगों को मित्रता से बता दिया ना। अब देखिए ममता से, ठीक है, ममता का ये वाला गद्यांश किसी कीमत पे आप लोगों को तैयार करके जाना, मेरा बात मानिए, किसी कीमत पे तैयार करके जाना आप लोगों को। क्या है कि हे भगवान, तब के लिए विपद के लिए इतना आयोजन, परमपिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस, पिताजी क्या भीख न मिलेगी? क्या कोई हिंदू भूपृष्ठ पर न बचा रह जाएगा जो ब्राह्मण को 2 मुट्ठी अन्न दे सके? यह असंभव है। फेर दीजिए पिताजी, मैं कांप रही हूँ। इसकी चमक आंखों को अंधा बना रही है। बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसको किसी कीमत पे आप लोगों को तैयार करके जाना है। आइए एक और बताऊंगा इसके बाद, बहुत तगड़ा है। ठीक है, देखिए क्या पूछा है, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। दूसरा है गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तीसरा है कि इस गद्यांश में जो ममता को किस प्रकार मनोवृत्ति को स्पष्ट किया गया है। और चौथा है कि अपने पिता का कौन सा कृत्य ममता को परम पिता की इच्छा के विरुद्ध लगा। ठीक है, या तो कभी कभी ये पूछ लेता कि उपयुक्त गद्यांश में किस कार्य को ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध बताया गया है। ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, किसी कीमत पे इसको तैयार कर लीजिएगा। चलिए सबसे पहले लिखेंगे हम लोग क्या है, संदर्भ लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्यखंड में संकलित ममता नामक पाठ से लिया गया है। और इसके जो लेखक हैं जयशंकर प्रसाद जी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद जी हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद रेखांकित अंश की व्याख्या जल्दी से नोट कीजिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि चांदी के 10 थालों में लाए गए ढेर सारे सोने को देखकर ममता चकित होकर अपने पिता से कहती है कि हे भगवान, उस समय के लिए जब आपका मंत्रित्व नहीं रहेगा, उन विपदा भरे दिनों के लिए इतना सारा आयोजन अभी से ही, यह अच्छा नहीं है। रिश्वत में लिया गया इतना सोना लेकर आपने ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध कार्य किया और उसका अपमान किया है। यदि ईश्वर की इच्छा से हमें दुख मिलने वाला है तो हमें उसे सहने के लिए संघर्ष तैयार करना चाहिए। पिताजी, मंत्रित्व न रहने पर भी हमें पेट भरने के लिए कम से कम भीख तो मिल ही जाएगी, और इस रिश्वत की उपेक्षा तो भीख मांगकर जीवित रहना अधिक उचित है। और इस पृथ्वी पर उस समय भी बहुत से हिंदू ऐसे होंगे जो हमें ब्राह्मणों को 2 मुट्ठी अनाज भीख में दे देंगे। मैं बहुत जल्दी जल्दी इसलिए पढ़ा हूँ, समय नहीं है भाई, समय बिल्कुल नहीं है। ठीक है, जल्दी से नोट कीजिए। पिताजी, इस रिश्वत के सोने को वापस कर दीजिए, और इनकी जो चमक है मेरी आंखों को कष्ट दे रही है। मैं आपके ऐसे ईश्वर विरुद्ध कार्य से कांप रही हूँ। ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। क्लियर हो गया? अब हम गौला उत्तर देखने वाले हैं कि इस गद्यांश में ममता को किस प्रकार मनोवृत्ति को स्पष्ट किया गया है। ठीक है, इसका उत्तर लिखेंगे यहाँ पे कि ममता बाल विधवा थी जो ब्राह्मण जाति के संबंध रखती थी और ईश्वर और भाग्य में उसकी प्रबल आस्था थी। वह सुख दुख दोनों को ईश्वर की इच्छा मानती थी। आने वाले कुछ समय के लिए रिश्वत के रूप में धन एकत्र करने को वह ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध मानती थी। और इस प्रकार गद्यांश में ममता की भाग्यवादी, करुणामयी और निर्लोभी तथा ईश्वरवादी विचार थे। ठीक है, यहाँ तक आप लिख लीजिए। ठीक है, पूरा का पूरा क्लियर हो गया। ग वाला घ है कि अपने पिता का कौन सा कृत्य ममता को परम पिता की इच्छा के विरुद्ध लगा। रुकना नहीं है, रुकना नहीं है बिल्कुल। ठीक है, चलिए लिखिए। चूड़ामणि ने ममता के लिए रिश्वत के रूप में शेरशाह से 10 थाल सोना प्राप्त किया। अपने पिता की यही कार्य ममता को परम पिता की इच्छा के विरुद्ध लगा, क्योंकि ममता ईश्वर पर विश्वास रखती थी। उसका मानना था कि संसार में जो कुछ भी होता है ईश्वर की इच्छा से होता है। अतः पिता द्वारा यह गलत कार्य का किया गया प्रयत्न ईश्वर के क्या है, विरुद्ध है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कंप्लीट हो गया पहला गद्यांश जो इसका है ममता का, क्लियर हो गया। दूसरा ये है जो कि बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। अश्वारोही पास आया। ममता ने रुक रुक कर कहा, मैं नहीं जानती कि वह सांसा था या साधारण मुगल, पर हाँ एक दिन इसी झोपड़ी के नीचे वह रहा। मैंने सुना था कि वह मेरा घर बनवाने की आज्ञा दे चुका था। मैं आजीवन अपनी झोपड़ी खो जाने के डर से भयभीत रही। भगवान ने सुन लिया। मैं आज इसे छोड़े जाती हूँ। अब तुम इसका मकान बनाओ या महल, मैं अपने चिर विश्राम गृह में जाती हूँ। बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप लोगों का यह गद्यांश से रिक्वेस्ट है आपसे कि तैयार करके जाइए, मज़ा आ जाएगा आप लोगों को एग्जाम में जब बैठेंगे। ठीक है,
उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, फिर कह रहा कि वह आजीवन क्यों भयभीत रही, और चौथा कि सांसा शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ था। और इसका दूसरा भी पूछा है कि चिर विश्राम गृह से क्या आशय है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, थोड़ा भी लेट नहीं करूंगा, तुरंत बताऊंगा आप लोगों को संदर्भ इसका। संदर्भ कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक गद्य खंड में संकलित है, ममता नामक पाठ से लिया गया है, और इसके जो लेखक हैं जयशंकर प्रसाद जी हैं। ठीक है, जयशंकर प्रसाद, क्लियर। दूसरा का रेखांकित अंश की व्याख्या तुरंत लिखेंगे कि प्रसाद जी कहते हैं कि मरणासन पड़ी ममता ने अश्वारोही सैनिक को अपने पास बुलाया और कहा कि किसी समय इस झोपड़ी में रात बिताने वाले व्यक्ति ने एक सैनिक को यहाँ घर बनवाने के लिए कहा था। मैं इस झोपड़ी को खोने के भय से पूरी जिंदगी डरती रही, क्योंकि इस झोपड़ी के साथ उसके जीवन की बहुत सी यादें जुड़ी हुई थीं। मैंने जब तक जिंदा रही तब तक ईश्वर ने इसे बचाए रखने की मेरी प्रार्थना सुन ली। अब मैं यह दुनिया छोड़कर जा रही हूँ। अब तुम चाहे मकान बनवाओ या महल, मैं तो मृत्यु की गोद में चिर विश्राम करने जा रही हूँ, जहाँ मुझे अनंत काल तक विश्राम मिलेगा। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, रेखांकित अंश की व्याख्या था, क्लियर हो गया। इसके बाद देखिए, ग वाला प्रश्न हमसे पूछा था कि वह आजीवन क्यों भयभीत रही। तो देखिए इसका उत्तर यहाँ मिलेगा आप लोगों को कि ममता आजीवन इसलिए भयभीत रही क्योंकि पता नहीं कब उसकी झोपड़ी को गिराकर महल बनाने का आदेश दे दिया जाए और उसके सामने रहने की समस्या आ जाए। वह जीवन भर अपनी झोपड़ी छोड़ना नहीं चाहती थी। ठीक है, क्लियर हो गया मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत इंपॉर्टेंट था। ठीक है, फिर कह रहा है घ का पहला, सहंसा शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ था। ठीक है, चलिए देखते हैं सहंसा शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ था। तो यहाँ इसका मिलेगा उत्तर आप लोगों को कि सहंसा शब्द अकबर के पिता हुमायूं के लिए प्रयुक्त हुआ है, जिसने ममता की झोपड़ी में शरण ली थी और शेरशाह से अपनी जान बचाई थी। क्लियर हो गया। चलिए लास्ट प्रश्न आप देखने वाले हैं। लास्ट प्रश्न इसका हमसे पूछा है क्या कि चिर विश्राम गृह से क्या आशय है। चिर विश्राम गृह से क्या आशय है, तो उसका उत्तर यहाँ मिलेगा आप लोगों को कि चिर विश्राम गृह से आशय मौत की गोद से है, जहाँ जाकर आदमी संस्कारिक भागदौड़ से मुक्ति पा जाता है और सदा के लिए विश्राम करता है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पूरा कंप्लीट हो गया। इसका 2019 का ये 801 कोड एसी है, ये आपका 801 कोड एडी है। 2020 का 801 कोड एएमएफ है, फिर 2020 का एक कोड है आप लोगों का एमसी कोड। अब इन चारों पेपर का मैं आप लोगों को कराने वाला हूं, जो आप लोगों को वादा हमने किया था कि मेरे प्यारे विद्यार्थियों मैं आप लोगों को पद्यांश पूरा का पूरा, इसमें जितने पद्यांश मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है चारों प्रश्न पत्र में, ठीक है, चारों पेपरों में से जितने मोस्ट इंपोर्टेंट आपका पद है पद्यांश से, उसको मैं आप लोगों को करा कर ही भेजूंगा। इतने ज़्यादा मोस्ट आईएमपी है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 100% आपका फंसेगा, 100% गारंटी लेता हूं। 6 नंबर देखिए, 6 नंबर के लिए प्रश्न पूछा जाता है। पहला देखिए, पहला क्या है कि आपका किसमें है, 2019 में पूछा गया है, प्रश्न पत्र कोड है 801 एडी। क्या है कि चलिए पहले इसका सोल्यूशन करते हैं, तुरंत पढ़ते जाएंगे, पूरा का पूरा सोल्यूशन करते जाएंगे। समय बहुत कम है क्योंकि आपको रिवाइज भी करना होगा, क्योंकि समय बहुत ही ज़्यादा कम है। ठीक है, चलिए फटाफट इसको नोट कीजिए और यहाँ से प्रश्न बना एकदम बिल्कुल तय रहेगा। ठीक है, क्योंकि परसों आपको खुद मालूम चल जाएगा कि मेरे यहाँ से पढ़े हैं तो कितना फंसा है कितना नहीं, लेकिन गारंटी है कि सब कुछ फंसेगा। क्या है कि चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपया पंगु गिरी लंघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहिरो सुने गूंग पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदो तिहि पाई। ये जो आपका महत्वपूर्ण पद्यांश है बहुत ही ज़्यादा हाईलाइटेड है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो इसको आपको चलिए बताता हूँ किस प्रकार इस पद्यांश को लिखेंगे आप। ठीक है, देखिए पद्यांश में क्या होता है, संदर्भ लिखना होता है, प्रसंग लिखना होता है और इसका व्याख्या किया जाता है। इसके बाद काव्यगत संदर्भ लिखना होता है। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम इसका देखेंगे संदर्भ। देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थी, सबसे पहले आप लिखेंगे संदर्भ। क्या लिखेंगे कि यह पद श्री सूरदास द्वारा रचित सूर सागर नामक ग्रंथ से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित पद शीर्षक से उद्धृत है। किससे? पद शीर्षक से उद्धृत है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सूरदास जी लिखे हैं, सूर सागर नामक ग्रंथ से लिया गया है, वो भी हिंदी से, और किससे? पद शीर्षक से क्या उद्धृत है। इतना चीज आपको संदर्भ में लिख देना है। इसके बाद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको प्रसंग लिखना है कि इस पद में भक्त कवि सूरदास जी ने श्री कृष्ण की महिमा का वर्णन करते हुए उनके विचारों की वंदना की है।
इस पद में भक्त कवि सूरदास जी श्री कृष्ण की महिमा का वर्णन करते हुए उनके विचारों की क्या की है, वंदना की है। ठीक है, सबसे पहले लिखेंगे व्याख्या। इसका व्याख्या देखेंगे कि इसका व्याख्या क्या है। जो हमने अभी पद देखा है उसका व्याख्या, किसका व्याख्या, तो देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चरण बंद कमल बंधु हरिराय, यहाँ से यहाँ तक जो है इसका व्याख्या देखने वाले हैं। क्या है कि भक्त शिरोमणि सूरदास जी श्री कृष्ण के कमल रूपी चरणों की वंदना करते हुए कहते हैं कि इन चरणों का प्रभाव बहुत ही क्या है, व्यापक है। इनकी कृपा हो जाने पर लंगड़ा व्यक्ति भी पर्वतों को लांघ जाता है और अंधे को सब कुछ दिखाई देने लगता है। और इन चरणों के अनोखी प्रभाव के कारण बहरा व्यक्ति सुनने लगता है और गूंगा पुनः बोलने लगता है। किसी दरिद्र व्यक्ति पर श्री कृष्ण के चरणों की कृपा हो जाने पर वह राजा बनकर अपने सिर पर राज छत्र धारण कर लेता है। और सूरदास जी कहते हैं कि ऐसे दयालु प्रभु श्री कृष्ण के चरणों की मैं बार बार वंदना करता हूँ। यहाँ लिख लीजिएगा आप लोग, श्री कृष्ण के चरणों की बार बार वंदना करता हूँ। देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थी, यहाँ से पूरा व्याख्या में श्री कृष्ण के चरणों की व्याख्या हुआ है कि सूरदास जी कह रहे हैं कि अगर श्री कृष्ण के चरण, अगर उनके प्रभाव से, अगर इनके कृपा हो जाने से जो लंगड़ा व्यक्ति होता है वो पर्वतों को लांघ जाता है, अंधे व्यक्ति को सब कुछ दिखाई देने लगता है। ठीक है, और कह रहा है कि इनके चरणों के अनेकों प्रभाव से जो बहरा व्यक्ति है वो सुनने भी लगता है। और किसी दरिद्र कोई व्यक्ति है, अगर उन पे कृष्ण के चरणों की कृपा हो जाए ना तो वह राजा बनकर छत्र धारण कर लेता है। ठीक है, और वही सूरदास जी कह रहे हैं कि ऐसे दयालु श्री कृष्ण के चरणों की मैं बार बार वंदना करता हूँ। आई होप आपको दिमाग में बैठ गया होगा। ये बहुत ही ज़्यादा मोस्ट IMP आप लोगों का मैं पद्यांश बताया हूँ, ये वाला बहुत ही ज़्यादा हाईलाइटेड है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। चलिए अभी देखिए, यहाँ तक हो गया ना। अब काव्यगत संदर्भ लिखना होता है। ठीक है, उस पर भी नंबर मिलता है, तो चलिए उसको लिखते हैं। देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, काव्यगत संदर्भ में आपको क्या क्या लिखना है मैं बता देता हूँ। सबसे पहले देखिए भाषा की यूज कीजिएगा कि भाषा, देखिए ब्लैक पेन से आपको लिखना है। मैं हालांकि नीला से लिख रहा हूँ, आपको ब्लैक से कि भाषा। आपको पहले हेडिंग डाल लेना है यहाँ पे काव्यगत। देखिए मैं जैसे बता रहा हूँ वैसे लिखिएगा, सिंपल सिंपल लिखेंगे पूरा नंबर मिल जाएगा। काव्यगत सौंदर्य, ये भी आपको ब्लैक पेन से आपको हेडिंग डाल लेना है। ठीक है, सौंदर्य होता है काव्यगत सौंदर्य, आपको ब्लैक पेन से हेडिंग डाल लेना है काव्यगत सौंदर्य। ठीक है, इसके बाद देखिए क्या करना होगा, काव्यगत होता है काव्यगत सौंदर्य। ठीक है, काव्य सौंदर्य भी कह सकते हैं इसको। देखिए सबसे पहले आप लिखेंगे भाषा। भाषा में लिखेंगे साहित्यिक व्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। किसका, साहित्यिक, लिखेंगे यहाँ पे साहित्यिक व्रज, साहित्यिक व्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। इसके बाद चलिए भाषा में आप क्या लिखेंगे, साहित्यिक व्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। इतना हो जाएगा। फिर देखिए शैली आप लिखिएगा, अगली हेडिंग क्या रहेगी आपकी, शैली। और शैली में क्या लिखेंगे, मुक्तक शैली का, क्योंकि इसमें मुक्तक शैली का प्रयोग किया गया है तो मुक्तक शैली आप शैली लिखेंगे। शैली के बाद देखिए और कौन सी हेडिंग, आप गुण लिखिएगा। जो छोटा छोटा हाईलाइटेड है वो बता रहा हूँ। गुण में आप लिखिएगा प्रसाद गुण का प्रयोग किया गया है। किसका, प्रसाद गुण का। इसके बाद रस लिखिएगा, कौन सा रस, तो भक्ति रस का प्रयोग किया गया है। किसका, भक्ति रस का प्रयोग किया गया है। इसके बाद आप छंद लिखिएगा, अगली हेडिंग क्या रहेगी, छंद। छंद तो योगात्मक छंद का प्रयोग किया गया है। किसका, योगात्मक छंद यहाँ पे प्रयोग किया गया है। इसके बाद शब्द शक्ति, लास्ट हेडिंग यही है आपकी, शब्द शक्ति। अलंकार भी लिखना होता है, लिख लीजिएगा आप लोग, शब्द शक्ति। शब्द शक्ति में लक्ष्मण, ठीक है, क्या लक्षणा, शब्द शक्ति में लक्षण शब्द शक्ति का प्रयोग किया गया है। इसके बाद देखिए अगली हेडिंग लास्ट आपकी रहेगी अलंकार, कि इसमें आपका ध्यान से कौन कौन अलंकार यूज किया गया है। तो देखिए यहाँ पे अनुप्रास अलंकार, पहला अनुप्रास अलंकार प्रयोग किया गया है, अनुप्रास अलंकार। ठीक है, जल्दी जल्दी अब मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, राइटिंग बैठा नहीं रहा हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा क्योंकि बहुत कम समय बहुत सारी चीज़ें कवर करना है। इसके बाद अनुप्रास हो गया ना, रूपक अलंकार का भी यूज किया गया है, इसमें रूपक अलंकार का भी प्रयोग किया गया है। इसके बाद आपका पुनरुद्धित प्रकाश अलंकार का भी यहाँ लिख देता हूँ मैं, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, प्रकाश अलंकार। ठीक है, तो देखिए ये पूरा पूरा काव्यगत संदर्भ है। इतना पूरा पॉइंट आपको काव्यगत संदर्भ में लिख देना है। ठीक है, चलिए आई होप आपको ये वाला आपका जो पद्यांश था मेरे प्यारे विद्यार्थियों क्लियर हो गया होगा। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों देखिए क्लियर हो गया ना आप लोगों का, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, 6 नंबर आपको मिल जाएगा। ठीक है, काव्यगत संदर्भ लिख लीजिएगा जरूर से। इसके बाद नेक्स्ट इसमें क्या पूछा है, ये देखिए सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भी तैयार करके जाइएगा आप, कि मेवाड़ केसरी देख रहा है केवल लड़का
न तमाशा था, वह दौड़ दौड़ करता था रण, वह मान रक्त का प्यासा था। चढ़कर चेतक पर घूम घूम करता सेना रखवाली था, ले महामृत्यु को साथ साथ मानो कपाली था, मानो प्रत्यक्ष कपाली था। बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट पद्यांश है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं। इसका सबसे पहले हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, संदर्भ लिखेंगे। चलिए मेरे प्यारे, सबसे पहले संदर्भ देख लेते हैं। देखिए संदर्भ में लिखेंगे क्या कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड के पद शीर्षक से उद्धृत है और यह श्याम नारायण पांडे द्वारा रचित काव्य हल्दी घाटी से लिया गया है। प्रसंग में फिर लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने महाराणा प्रताप की वीरता का वर्णन करते हुए हल्दी घाटी के युद्ध का सजीव चित्रण किया है। ठीक है, इसके बाद तब जाके यहाँ पे लिखेंगे व्याख्या। प्रसंग हो गया। संदर्भ में क्या आपको था कि पद से शीर्षक से लिया गया है, रचयिता कौन है, श्याम नारायण पांडे जी हैं, और हल्दी घाटी से लिया गया है। अब प्रसंग में कि प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने महाराणा प्रताप की वीरता का वर्णन किया है इसमें, और हल्दी घाटी के युद्ध का सजीव चित्रण किया है। तो व्याख्या में देखते हैं, लिखेंगे व्याख्या में लिखेंगे कि कवि कहता है कि मेवाड़ केसरी अर्थात महाराणा प्रताप हल्दी घाटी के युद्ध को मात्र देख ही नहीं रहे थे, बल्कि वह स्वयं युद्ध के क्षेत्र में जाकर उत्साहपूर्वक युद्ध कर रहे थे। मुगलों से युद्ध अपने मान सम्मान की रक्षा के लिए कर रहे थे, इसके लिए वे बलिदान तक देने के लिए भी तत्पर थे। उन्होंने अपने घोड़े पर चढ़कर पूरा युद्ध किया और मुगलों की सेना को ध्वस्त करते हुए अपनी सेना की रखवाली भी की। उन्होंने मुगलों की सेना का सामना दृढ़तापूर्वक किया था और सदैव उन पर हावी रहे थे। वे मृत्यु की परवाह किए बिना ही इस प्रकार रण क्षेत्र में भी युद्ध कर रहे थे, मानो महाराणा प्रताप ने शिवाजी का रूप धारण कर लिया हो। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट था ये वाला। यहाँ से व्याख्या आपका कंप्लीट हो गया ना, व्याख्या आप लोगों को पूरा अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा व्याख्या। अब इसका हम लोग बस लास्ट हेडिंग बताए, काव्य सौंदर्य। इसका देखने वाले हम लोग काव्य सौंदर्य ये है आपका। चलिए तो इसका काव्य सौंदर्य देख लेते हैं। फिर वही भाषा, कौन सा भाषा का प्रयोग किया गया है, तो खड़ी बोली। किसका, खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। इसके बाद हम शैली, हेडिंग क्या डालेंगे, दूसरी ब्लैक पेन से लिखेगा आप लोग, शैली। राइटिंग थोड़ी अच्छी होनी चाहिए, मैं जल्दी लिख रहा हूँ ना। शैली का प्रबंध शैली का प्रयोग करना है। इसके बाद गुण, कौन सा गुण प्रयोग किया गया है इसमें, तो ओज, कौन सा, ओज गुण का प्रयोग किया गया है। इसके बाद यहाँ पे रस, कौन सा रस, वीर रस का प्रयोग किया गया है। इसके बाद यहाँ पे छंद, तो मुक्त छंद का प्रयोग किया गया है। इसके बाद हम यहाँ पे शब्द डालेंगे, शब्द, तो देखिए शक्ति अभिधा होता है, सॉरी, अभिधा शब्द शक्ति का प्रयोग किया गया है। लास्ट आपका अलंकार बच गया है, अलंकार। तो देखिए अलंकार में पहला पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग किया गया है, अलंकार। और दूसरा आपका उत्प्रेक्षा अलंकार का। ठीक है, तो आई होप क्लियर हो गया। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आपने देखा बहुत ही ज़्यादा मैंने पेपर से आप लोगों का अच्छे तरीके से सोल्यूशन कराया है। यहाँ से पद्यांश बनना क्लियर है आप लोगों का। अगर तैयार कर लेते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो यहाँ से 100% परसों आप जब। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगला आप लोगों को पद्यांश है बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है मेरे प्यारे विद्यार्थी। किसी कीमत पे तैयार करके जाना है कि उधो मोही व्रज विसरत नाही, वृंदावन गोकुल वन उपवन सघन कुंज की छाई, प्रात समय माता जसुमती अरु नंद देखी सुख पावत, माखन रोटी दयो सजायो अति हित साथ खवावत, गोपी ग्वाला बाल संग खेलत सब दिन हसत सिरात, सूरदास धनी धनी व्रजवासी अजिनसो हित जदुतात। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसको किसी कीमत पर आपको तैयार करके जाना है। चलिए सबसे पहले इसका हम लोग क्या लिखेंगे, संदर्भ लिखेंगे, फिर इसके बाद प्रसंग लिखेंगे, फिर इसके बाद व्याख्या लिखेंगे। चलिए सबसे पहले इसका हम लोग देखते हैं संदर्भ। ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, देखिए यहाँ पे इसका सोल्यूशन आ गया है, मैं छोटा कर देता हूँ। ठीक है, अब पूरा दिख रहा है ना आप लोगों को। सबसे पहले हम लिखेंगे क्या, संदर्भ में लिखेंगे इसका कि प्रस्तुत पद्यांश महाकवि सूरदास जी द्वारा रचित सूरसागर महाकाव्य से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित पद शीर्षक से उद्धृत है।
मतलब इसी चैप्टर से जो अभी हम लोग चरण कमल बंधु हरिराय देखें वो सूरदास का ही सूरदास का ही था, ये भी आपका सूरदास का ही था। देख रहे हैं ना कितना मोस्ट इंपोर्टेंट है, मज़ा आ जाएगा आप लोगों को। ठीक है, हाँ हालांकि देखिए आपको ये ब्लैक पेन से हाईलाइटेड कर देना है, जैसे सूर सागर है आपको और सूरदास जी लिखे हुए हैं। ठीक है, ये जो अंडरलाइन कर लेता हूँ, इसको हाईलाइटेड आपको करके लिखना है, पद शीर्षक से लिया गया, ब्लैक पेन से लिखना है। ठीक है, तो यह तो संदर्भ हो गया। प्रसंग में लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश में सूरदास जी ने श्री कृष्ण की मनोदशा का चित्रण किया है और उद्धव ने मथुरा पहुंचकर श्री कृष्ण को वहां की सारी स्थिति बताई, जिसे सुनकर श्री कृष्ण भाव विभोर हो गए हैं। ठीक है, भाव विभोर हो गए हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे भाव विभोर हो गए हैं। ये तो प्रसंग में लिखना है। व्याख्या लिखेंगे इसका। व्याख्या कि श्री कृष्ण कहते हैं कि हे उद्धव, मैं व्रज को भूल नहीं पाता हूँ, मैं सबको भुलाने का बहुत प्रयत्न करता हूँ, पर ऐसा करना मेरे लिए संभव नहीं हो पाता। वृंदावन और गोकुल वन उपवन सभी मुझे याद आते हैं, वहाँ कुंजों की धनी छाँव भी मुझसे भुलाए नहीं भूलती। प्रायः काल माता यशोधरा और नंद बाबा मुझे देखकर हर्षित होते तथा अत्यंत सुख का अनुभव करते थे। माता यशोधरा मक्खन, रोटी और दही मुझे बड़े प्रेम से खिलाती थी। गोपियाँ और ग्वाला बालों के साथ अनेक प्रकार की क्रीड़ाएं करते थे और सारा दिन हंसते खेलते हुए व्यतीत होता था, और यह सभी बातें मुझे याद आती हैं। श्री कृष्ण कह रहे हैं अपनी, ठीक है, भावनाओं को व्यक्त कर रहे हैं। सूरदास जी व्रजवासियों की सराहना करते हुए कहते हैं कि वे व्रजवासी धन्य हैं, क्योंकि श्री कृष्ण स्वयं उनके हित की चिंता करते थे और उनका प्रतिरक्षण ध्यान करते थे। उन्हें श्री कृष्ण के अतिरिक्त ऐसी हितैषी का कौन मिल सकता है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत अच्छे से हमने इस व्याख्या लिखा है। आई होप आपको ये व्याख्या क्लियर हो गया होगा अच्छे तरीके से। ठीक है, चलिए व्याख्या यहाँ पे कंप्लीट हो गया ना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट था। तो इसका भी आप लोगों को लिखना पड़ता है काव्यगत संदर्भ, इसका भी लिखना पड़ेगा काव्यगत संदर्भ। तो कोई नहीं, यहाँ पे हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, काव्यगत इसका संदर्भ, काव्य सौंदर्य हेडिंग हो गया आपका। काव्य सौंदर्य में पहला पॉइंट आपको क्या लिखना है, भाषा। तो भाषा किस भाषा का, तब ब्रज, ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। इसके बाद दूसरा आप डालेंगे शैली, किस शैली का प्रयोग किया गया है, तब मुक्तक, किसका, मुक्तक शैली का प्रयोग किया गया है। तीसरी हेडिंग आपकी क्या रहेगी, गुण, गुड़, तो माधुर्य गुड़ का प्रयोग किया गया है, किसका, माधुर्य गुड़ का। इसके बाद चौथी जो हेडिंग आपकी रहेगी वो रहेगी रस, क्या रहेगा, रस रहेगा। ठीक है, रस में आपका श्रृंगार रस, श्रृंगार, ठीक है, श्रृंगार रस का प्रयोग किया गया है। इसके बाद पांचवा श्रृंगार में वो भी वियोग का, किसका, वियोग का। इसके बाद पांचवा आप क्या हेडिंग डालेंगे, छंद, ठीक है, छंद में गे पद, क्या लिखेंगे, गे पद का। इसके बाद आप छठवां हेडिंग आपकी रहेगी शब्द शक्ति, क्या रहेगी आपकी, शब्द शक्ति। छठवां हेडिंग शब्द शक्ति में लिखेंगे व्यंजना, व्यंजना शब्द शक्ति का प्रयोग किया गया है। इसके बाद सातवां लास्ट आपका सिर्फ है अलंकार, क्या, अलंकार। तो कौन सा अलंकार प्रयोग किया गया है, तो देखिए यहाँ पे अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास अलंकार। इसके बाद आप लोगों का उपमा अलंकार भी प्रयोग किया गया इसमें, उपमा अलंकार। इसके बाद श्लेष अलंकार, क्या लिखेंगे, श्लेष अलंकार। ठीक है, यह तीनों अलंकार लिख लीजिएगा। तो ये काव्यगत संदर्भ में लिख देना है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों देखिए, ये आपका जो पेपर था, ये पेपर क्या है आप लोगों का 2019 का पेपर था, कोड 801 AD। पूरा का पूरा दोनों हमने आप लोगों को अच्छे तरीके से इस पद्यांश को क्लियर कर दिया। अब हम नेक्स्ट पेपर लेंगे, उसको देखेंगे। देखिए अगला लेता हूँ मैं आप लोगों को 2020 का, ठीक है, जो कि 801 MF कोड है। ठीक है, इसका जो ये वाला है वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको तो क्या आपको किसी कीमत पे तैयार करके जाना है। मैं जूम करता हूँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कि सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्मबलि पर हो निर्भर, त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम पर प्राण निछावर। देश प्रेम व पुण्य क्षेत्र है, अमल असीम त्याग से विलसित, आत्मा के विकास से जिसमें मनुष्यता होती है विकसित। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। चलिए सबसे पहले इसका हम लोग क्या लिखेंगे, संदर्भ लिखेंगे, प्रसंग लिखेंगे, फिर इसके बाद व्याख्या देखेंगे, इसका भी काव्य संदर्भ देखने वाले हैं। चलिए सबसे पहले हम देखेंगे इसका संदर्भ, देखेंगे क्या है,
कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्यखंड स्वदेश प्रेम से, किसे, स्वदेश प्रेम शीर्षक से उद्धृत है और यह कवि रामनरेश त्रिपाठी हिंदी द्वारा रचित स्वप्न से लिया गया है, स्वप्न से लिया गया है। ठीक है, क्लियर हो गया ना। कौन, स्वदेश प्रेम से। इनके जो लेखक हैं कौन है, कवि रामनरेश त्रिपाठी जी हैं और हिंदी के रचित स्वप्न से लिया गया है। ठीक है, या आपको संदर्भ में लिख देना है। इसके बाद प्रसंग में कि कवि सच्चे देश प्रेम के लिए त्याग और बलिदान जैसे गुणों को आवश्यक मानता है, आपको प्रसंग में लिखना है। इसके बाद हम लोग यहाँ से देखेंगे व्याख्या कि कवि कहता है कि सच्चा प्रेम उसे ही कहा जा सकता है कि जिसमें आत्म त्याग की भावना कूट कूट कर भरी होती है, अर्थात आत्म त्याग के अभाव में प्रेम को सच्चा नहीं कहा जा सकता है। सच्चे प्रेम को पाने के लिए यदि आत्म बलिदान भी देना पड़े तो हमें हिचकना नहीं चाहिए। त्याग के बिना प्रेम निर्जीव सा होता है। देश प्रेम ऐसा पवित्र क्षेत्र है जो निर्मल, निष्कलंक और त्याग जैसे गुणों से खिल उठता है, जिसकी कोई सीमा नहीं होती। अर्थात देश प्रेम वह पवित्र भावना होती है जो मनुष्य की आत्मा और मनुष्यता के विकास के लिए आवश्यक होती है। अतः मनुष्य में मनुष्यता का पूर्ण विकास हो सके, इसके लिए उसमें देश प्रेम की भावना आवश्यक है। ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये आपको व्याख्या यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा का पूरा आपको व्याख्या में लिख देना है। बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है, तो ये आई होप क्लियर हो गया होगा। इसके बाद लास्ट आपका बचा है काव्यगत सौंदर्य। यहाँ तो होगा ना, लास्ट आपका काव्य सौंदर्य बचा है, काव्य सौंदर्य। और काव्य सौंदर्य में आपको क्या लिखना है, पहला पॉइंट सबसे पहले वही आप भाषा के यूज की जगह कि भाषा कौन सा प्रयोग किया गया है, तो सरल खड़ी बोली, सरल खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। इसके बाद दूसरा शैली, कौन सा शैली का प्रयोग किया गया है, तो तुकांत, क्या, तुकांत मुक्त भावात्मक, भावात्मकता शैली का प्रयोग किया गया है। ठीक है, इसके बाद तीसरा वही हेडिंग आप डालेंगे गुण, कौन सा गुण, तो ओज, कौन सा, ओज गुण का प्रयोग किया गया है। चौथा आपका है रस, कौन सा रस, तो वीर रस का प्रयोग किया गया है। इसके बाद पांचवा छंद, छंद में मात्रिक छंद, मात्रिक छंद। इसके बाद छठवां लिखेंगे आप शब्द शक्ति, लिखेंगे आप शब्द शक्ति, तो शब्द शक्ति में किसका, व्यंजना, व्यंजना शब्द शक्ति का प्रयोग किया गया है। इसके बाद लास्ट सातवां लिखेंगे आप लास्ट में अलंकार। ठीक है, अलंकार में अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास अलंकार लिख लीजिए। तो ये आपका काव्यगत सौंदर्य में लिख देना। आई होप आपको काव्यगत यहाँ पे पूरा का पूरा सौंदर्य क्लियर हो गया होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट था। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला देख लेते हैं। अगला देखिए, ये आपको तैयार करके जाना है किसी कीमत पे, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। किसी कीमत पे आप लोगों को आना चाहिए। क्या है कि सुनी सुंदर बैन सुधारस साने सयानी है, जानकी जानी भली, तिरछे करी नैन दे सन तिन है, समुझाई कछु मुस्काई चली, तुलसी ते ही अवसर सो है सबे, अवलोकती लोचन लाहू अली, अनुराग तड़ाग में भानु उदय, बिगसी मनो मंजुल कंज कली। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसको किसी कीमत पे आपको तैयार करके जाना है। चलिए सबसे पहले इसका हम लोग लिखेंगे संदर्भ। चलिए सबसे पहले लिखेंगे इसका संदर्भ। संदर्भ लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित कवितावली से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित वनपथ पर शीर्षक कविता से क्या है, अवतरित है। ठीक है, इसके बाद प्रसंग लिखेंगे हम यहाँ पे। देखिए आपको संदर्भ इसी प्रकार लिखना। देखिए गोस्वामी तुलसीदास, हमने ब्लैक पेन से लिखा है, हाईलाइटर लिखा है, कवितावली से लिया गया है, हिंदी से वन पथ पर। देखिए कितना अच्छा लग रहा है। इसी तरह आपको भी लिखना है। प्रसंग में इन पंक्तियों में ग्राम वधुओं के प्रश्न का उत्तर देती हुई सीता जी अपने हाव भाव से ही राम के विषय में सब कुछ बता देती हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं व्याख्या में। कह रहा है कि ग्राम वधुओं ने राम के विषय में सीता जी से पूछा कि ये सांवले और सुंदर रूप वाले तुम्हारे क्या लगते हैं। तो ग्राम वधुओं ने अमृत जैसे मधुर वचनों को सुनकर चतुर सीता जी उनके
मनोभाव को समझ गई और सीता जी ने उनके प्रश्न का जो उत्तर अपनी मुस्कुराहट तथा संकेत भरी दृष्टि से ही दे दिया। उन्हें मुख से कुछ बोलने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। उन्होंने स्त्रियोचित लज्जा के कारण केवल संकेत से ही राम के विषय में वह समझा दिया कि ये मेरे पति हैं। तुलसी जी कहते हैं कि सीता जी के संकेत को समझकर जो सभी सखियां राम के सौंदर्य को एकाटक देखती हुई अपने नेत्रों का लाभ प्राप्त करने लगीं। इसके बाद उस समय ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो प्रेम के सरोवर में राम रूपी सूर्य का उदय हो गया हो और ग्राम वधुओं के नेत्र रूपी कमल की सुंदर कलियां खिल गई हों। ठीक है, तो ये तो व्याख्या था मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आई होप आपको सब पढ़ते जा रहा हूँ क्लियर होता जा रहा होगा। समय बहुत कम है, आराम से बस जितना बता रहा हूँ उतना ही तैयार करके आप बोर्ड एग्जाम में पहुंचिए। काव्यगत संदर्भ लिखेंगे। पहला कि सीता जी का संकेतपूर्ण उत्तर भारतीय नारी की मर्यादा तथा लब्ध नेत्र निर्वाण की भावना को अनुरूप है। ठीक है। दूसरा, प्रस्तुत पद में जो नाट्यकता और काव्य का सुंदर योग है। फिर भाषा, कौन सा भाषा का प्रयोग किया गया है, तो देखिए सुललित ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। शैली, चित्रात्मक व मुक्तक शैली का प्रयोग किया गया है। छंद, तो सवैया छंद का प्रयोग किया गया है। इसके बाद रस, श्रृंगार रस का प्रयोग किया गया है। अलंकार, रूपक, उत्प्रेक्षा और अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। गुण, माधुर्य गुण का प्रयोग किया गया है। शब्द शक्ति, व्यंजना शक्ति का प्रयोग किया गया है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। इतना अगर पद्यांश आप तैयार कर लेते हैं तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों 100% गारंटी मेरी है कि बोर्ड एग्जाम में इससे बाहर नहीं जाएगा, बहुत ही अच्छा मार्क्स लेकर आएंगे। मेरे प्यारे विद्यार्थी ये देखिए, अभी देख के आपको मालूम चल, देखिए पेपर है, फिर इसमें मैंने कुछ लिखा है, फिर ये पेपर अभी मैं बता रहा हूँ कि क्या है, ये पेपर है, इसमें फिर मैंने कुछ लिखा है। 2 पेपर हो गया। फिर देखिए 3 पेपर है, इसमें भी हमने कुछ लिखा है। फिर देखिए चौथा पेपर है, इसमें भी मैंने कुछ लिखा है और सभी 4 पेपर अलग अलग है। अब क्या है, सबको पहले मैं एक एक करके दिखाता हूँ। देखिए मैं आपको इस वीडियो में बताने क्या वाला हूँ जो कि सबसे ज़्यादा आप लोगों को डिफिकल्ट, जो सबसे ज़्यादा भारी लगता है वही चीज़ बताने वाला हूँ। क्या है, चलिए इधर देखिए, मैं बात करने वाला हूँ इसका प्रश्न नंबर 6वें के बारे में। ठीक है, कि निम्नलिखित का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। जो संस्कृत का आप लोगों का संदर्भ आता है गद्यांश, जो संस्कृत का आप लोगों का गद्यांश आता है वही गद्यांश के बारे में बात करने वाला है, क्योंकि सबसे ज़्यादा आप लोगों को दिक्कत इसी में होता है संस्कृत के गद्यांश में। 4 हमारे पास पेपर है। देखिए 2019 का पेपर है ये वाला, ये आपका 2020 का पेपर है और ये आपका 2019 का है लेकिन कोड आपका चेंज है। ठीक है, इसके बाद ये भी आपका 2020 का ही है लेकिन कोड चेंज है। मतलब 4 पेपर है और 4 पेपर में 4 आपके जो गद्यांश पूछे गए हैं संस्कृत के, वो हम पूरा सोल्यूशन के साथ लेकर आ गया हूँ। आप कौन देखता हूँ कि कौन रोकता है आप लोगों को। ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इस वीडियो पर हमने टारगेट रखा है 5000 लाइक का। ठीक है, 5000 लाइक का, एक लाइक देकर ही आप इस वीडियो को देखिएगा, इतना महत्वपूर्ण है। ठीक है, हर कोई पास होगा। देखिए हर कोई, चाहे जो भले ही कमजोर हो भले ही तेज हो, हर कोई पास होगा। 90+ मार्क्स हर कोई का आएगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम ज़्यादा समय गवाएंगे नहीं, पहले ये वाला देखेंगे। देखिए इसको आप जल्दी से नोट कर लीजिए, मैं आप लोगों को थोड़ा जूम करता हूँ। ये जो आपका संस्कृत का गद्यांश है यहाँ से लेकर और यहाँ तक, इसको जल्दी से आप नोट कर लीजिए। ठीक है, मैं एक बार जूम कर देता हूँ, जूम तो कर ही दिया हूँ आप लोगों को, जल्दी से इसको नोट कीजिए। ठीक है, अस्माकं संस्कृत सदा गतिशीला वर्तते। ठीक है, यहाँ से लेके आचार्य दृढ़ता चेती तक। ठीक है, यहाँ तक नोट कर लीजिए और इसका हम लोग आप लोगों को बताने वाला है कैसे संदर्भ लिखेंगे, इसका कैसे अनुवाद करेंगे। ठीक है, चलिए तो देखिए इसका सोल्यूशन यहाँ पे आपको मिलेगा। मैं इसको थोड़ा छोटा कर दूँ ताकि पूरा स्पष्ट दिखे आप लोगों को। अब दिख रहा है। चलिए हमको लिखना है सबसे पहले संदर्भ। ठीक है, संदर्भ में लिखेंगे सबसे पहले क्या है कि प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड में संकलित भारतीय सांस्कृतिक पाठ से लिया गया है। ठीक है, किस चैप्टर से, देखिए भारतीय संस्कृति पाठ से लिया गया है, वो भी संस्कृत खंड से। ठीक है, और कह रहा है कि इस अंश में भारतीय संस्कृति की उदारता पर प्रकाश डाला गया है। इस अंश में भारतीय संस्कृति की उदारता पर प्रकाश डाला गया है। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे, हम अनुवाद देखेंगे। अनुवाद है कि हमारी संस्कृति निरंतर गतिशील है, हमारी संस्कृति निरंतर गतिशील है और मानव जीवन को संस्कारित करने के लिए यह समय समय पर नई नई विचारधाराएं अपनाती रहती है और नई शक्ति प्राप्त करती है। यहाँ हर्षधर्मिता नहीं है, जो कुछ उचित और कल्याणकारी है वह यहाँ खुशी खुशी स्वीकार होता है। कह रहा है कि इसकी गतिशील का रहस्य मानव जीवन के लिए सदा रहने वाले आदर्शों जैसे सत्य की प्रतिष्ठा और सभी प्राणियों के लिए एकता
सभी प्राणियों के लिए समान भाव, विचारों में उदारता और आचरण की दृढ़ता में समाया हुआ है। ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आई होप आपको ये आप लोगों को जो संस्कृत का गद्यांश से क्लियर हो गया होगा इस वाले चैप्टर से। ठीक है, ये वाला जो आप लोगों का भारतीय संस्कृति चैप्टर से लिया गया था। ठीक है, ये जो आपका कौन सा पेपर है, 2019 का पेपर है, 801 AD इसका कोड है। और आई होप आप वाला ये वाला क्लियर। अब मैं इसमें इसको रखता हूँ, ठीक है, और इसको साइड हटाता हूँ। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, दूसरा लेकर आऊँगा और यह है 2020 का 801 MF। वादा करता हूं कि जो 4 अगर आपने कर लिया है तो 4 के बाद तो कभी जीवन में नहीं आ सकता, इस बात की गारंटी मेरी है। बस आप चारों को अच्छे से रीड कर लीजिए। चलिए 801 MF है ना, आइए यहाँ पे इसको खोलते हैं। देखिए इसमें कौन सा पूछा है भाई, देखिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या पूछा है इसमें कि निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। वाराणसी प्राचीन काल दे गे विद्यता दिव्य ज्योति गोदते हैं। ठीक है, यहाँ से लेकर नोट करना आपको अध्ययनतम प्रचलित, यहाँ तक तो आप ये तो लिखा हुआ मिलेगा आप लोगों को। ठीक है, और इसी का आप लोगों को संदर्भ लिखना होगा और इसी का आपको अनुवाद करना होगा। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। जल्दी से पहले इसको आप नोट कीजिए, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तब इसको आप नोट कर लिए है ना सभी लोग, मैं जूम कर दूँ, दिख रहा है ना आप लोगों को अच्छे बताइएगा, यहाँ से दिख रहा है ना। इसको आपको नोट करके याद कर देना कि जब भी अगर ये वाला आएगा गद्यांश संस्कृत का तो हम इसका व्याख्या कैसे लिखेंगे और इसका कैसे हमने संदर्भ कैसे लिखना है। ठीक है, अभी मैं बता रहा हूँ। चलिए अब यहाँ पे लेकर आ गया मैं थोड़ा छोटा कर दूँ ताकि स्पष्ट दिखे आप लोगों को। ठीक है, दिख रहा है संदर्भ। चलिए नहीं डालिए संदर्भ, क्या लिखेंगे संदर्भ में कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड कब में संकलित वाराणसी, देखिए किस चैप्टर, वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है। किस चैप्टर से, वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है। और कह रहा है कि इस गद्यांश में वाराणसी में स्थित ज्ञान के केंद्र रूपी विभिन्न विश्वविद्यालयों का वर्णन किया गया है। जो इस गद्यांश में वर्णन किया गया है वो केंद्र रूपी विभिन्न विश्वविद्यालयों का वर्णन किया गया है। देखिए अनुवाद कैसे लिखेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों इसका, तो अनुवाद हेडिंग डालेंगे, लिखेंगे कि वाराणसी में प्राचीन काल से ही घर घर में विद्या की अलौकिक ज्योति प्रकाशित है। कह कि वाराणसी में प्राचीन काल से बहुत पहले से ही हमारे घर घर में अलौकिक ज्योति प्रकाशित है और आज भी यहाँ संस्कृत जो वाणी की धारा है लगातार निरंतर प्रवाहित हो रही है और लोगों का ज्ञान बढ़ा रही है। इस समय भी यहाँ अनेक आचार्य और उच्च कोटि के विद्वान वैदिक साहित्य के अध्ययन अध्यापन में लगे हुए हैं। केवल भारतीय ही नहीं बल्कि विदेशी भी देववाड़ी संस्कृत के अध्ययन के लिए यहाँ आते हैं और निःशुल्क, बिना पैसे के निःशुल्क विद्या प्राप्त करते हैं। और यहाँ हिंदू विश्वविद्यालय है जिनमें ज्ञान विज्ञान के नए पुराने विषयों का अध्ययन चलता रहता है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों आई होप ये वाला आप लोगों के क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इसको आप याद कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे बाहर थोड़ी एग्जाम में आएगा। ये 4 अगर आपने पेपर कर लिया तो 4 में से ही आएगा, इससे बाहर जा ही नहीं सकता। ठीक है, तो इसको भी मैं इस पेपर में रखता हूँ और इसको मैं कर देता हूँ साइड। और इसके बाद दूसरा पेपर लाता हूँ, ये आपका 2019 कोड है आपका 801 AC। देखिए इसमें कौन सा संस्कृत का गद्यांश पूछा था उसको देख लेते हैं। देखिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये वाला क्या है, मैं जूम पहले करूँगा ताकि आपको स्पष्ट दिख पाए और आप इसको नोट कर पाएँ। क्या है कि इयम नगरी विविध धर्माणम। ठीक है, यहाँ से लेकर और कहाँ तक आपको परिपालयतिक तक, यहाँ तक परिपालयति तक यहाँ से आप नोट करना है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका संस्कृत का गद्यांश है। चलिए आपने नोट कर लिया होगा यहाँ तक। ठीक है, इसको आप लोग वीडियो को पुश करके यहाँ तक नोट कर लीजिए। इसके बाद मैं आप लोगों का इसका आंसर बताता हूँ, ये आंसर की स्लिप। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, पहले मैं छोटा कर देता हूँ इसको, छोटा हो गया, दिख रहा है ना आप लोगों को अच्छे से। चलिए अब यहाँ से हम लिखेंगे, पहले इसका संदर्भ लिखेंगे। क्या लिखेंगे, संदर्भ। संदर्भ में लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, क्या लिखेंगे, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के, ये भी आपका वाराणसी पाठ से ही उद्धृत है, मतलब वाराणसी चैप्टर से ही ये भी लिया गया है। और इसके देखिए सब प्रसंग इसका लिखेंगे कि इस गद्यांश में वाराणसी की ऐतिहासिकता तथा अवस्थिति के विषय में बताया गया है। ठीक है, ये प्रसंग में अनुवाद इसका लिखेंगे। अनुवाद क्या है, तो अनुवाद में यहाँ पे दिखा देता हूँ, लिखेंगे कैसे कि वह नगरी विविध धर्मों के मिलन का स्थान रही है। कह रहा है कि वह नगरी विविध धर्मों के मिलन का स्थान रही है और महात्मा बुद्ध
तीर्थकर, पार्श्वनाथ, शंकराचार्य और कबीर और आपके गोस्वामी तुलसीदास और दूसरे बहुत से महात्माओं ने यहाँ आकर अपने विचारों को फैलाया, अर्थात अपने विचारों का प्रसार किया है। यहाँ पे मतलब यहाँ पे गोस्वामी तुलसीदास और दूसरे बहुत से महात्माओं ने यहाँ पे आकर अपने विचारों को क्या किया, फैलाया है, अपने विचारों को प्रसार किया है। और केवल दर्शन, साहित्य और धर्म में ही नहीं अपितु कला के भी क्षेत्र में भी यह नगरी क्या है, विविध कलाओं और शिल्पों से क्या है, संसार में क्या है, प्रसिद्ध है यह। ठीक है। इसके बाद यहाँ की जो रेशमी साड़ियाँ हैं, यहाँ की रेशमी साड़ियाँ देश के विदेश में सभी जगह पसंद की जाती हैं और यहाँ की पत्थर की जो मूर्तियाँ हैं वो प्रसिद्ध हैं और यह अपनी प्राचीन परंपरा का इस समय भी, ठीक है, इस समय भी पालन कर रही है। आप लोग लिख लीजिएगा, पालन कर रही है, इसके आगे लिख लीजिएगा। ठीक है। तो इस प्रकार ये भी आप लोगों को जो संस्कृत का जो गद्यांश था, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो कि इस 2019 में आप लोगों को पूछा था, ये भी आप लोगों का मैंने सॉल्यूशन सहित आपको बता दिया। अब इसमें अंदर रखता हूँ और इसको मैं करता हूँ साइड। ठीक है। अब लास्ट आप लोगों का पेपर बच गया है, वो पेपर कौन सा है, यह 801 MC जो कि 2020 का यह पेपर है और इसमें हम लोग देखेंगे कि कौन सा महत्वपूर्ण संस्कृत का गद्यांश पूछा गया था और इसको सॉल्व करेंगे अभी सॉल्यूशन सहित। तो यहाँ पे जैसा कि देख पा रहे हैं कौन सा है, तो प्रश्न नंबर 6 देखिए कौन सा पूछा गया है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। यहाँ पे देखिए, कला निम्नलिखित का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद आपको करना है। क्या है मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि एकदा बहमम जन्म, तो यहाँ से नोट कीजिए, मैं जूम करूँ ना ताकि आप लोगों को अच्छे से दिख पाए, जूम कर देता हूँ। एकदा बहवः जमः, यहाँ से लेकर और कहाँ भवतु शक्नोति तक, यहाँ तक आप लोगों को नोट करना है, जो कि 4 नंबर आपको दिलाएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए यहाँ तक आपने नोट कर लिया होगा। अब इसका सोल्यूशन देखना है, तो सोल्यूशन के लिए मुझे छोटा करना पड़ेगा ना, ताकि तभी ना अच्छे से स्पष्ट दिख पाएगा आप लोगों को। चलिए हमने छोटा कर दिया, अब यहाँ पे अच्छे से दिखेगा। लिखेंगे सबसे पहले हम लोग संदर्भ में लिखेंगे क्या कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड में संकलित प्रभुत्व ग्रामीण नामक पाठ से लिया गया है और इस गद्यांश में ग्रामीणों की चतुराई को हास्य पूर्ण ढंग से प्रस्तुत किया गया है और ग्रामीण और शहरी के बीच पहेली पूछने का वर्णन है। मतलब क्या रहा है कि इस गद्यांश में ग्रामीणों की जो है चतुराई को हास्यपूर्ण ढंग से क्या किया गया है, प्रस्तुत किया गया है और ग्रामीण और शहरी के बीच पहेली पूछने का वर्णन है इसमें। चलिए सबसे पहले आप अनुवाद में देखेंगे तभी तो मालूम चलेगा कि क्या वर्णन किया गया है। तो अनुवाद हेडिंग डालेंगे यहाँ पे, ब्लैक पेन से लिखेंगे कि एक बार बहुत से मनुष्य रेलगाड़ी पर सवार होकर नगरी की ओर जा रहे थे। कह रहा है कि एक बार बहुत से मनुष्य रेलगाड़ी पर सवार होकर नगरी की ओर जा रहे थे और उनमें कुछ ग्रामीण और कुछ शहरी व्यक्ति थे। उनके ग्रामीणों मौन रहने पर एक शहरी ग्रामीणों उपहास करते हुए कहा कि ग्रामीण आज भी पहले ही तरह अशिक्षित और मूर्ख हैं। कह रहा है कि ग्रामीण आज भी पहले की तरह अशिक्षित और मूर्ख है। वो व्यक्ति कहा न तो उनका अब तक विकास हुआ है और न ही हो सकता है, उसने व्यक्ति कहा। तो फिर उसके आगे है कि उसकी इस तरह की बातें सुनकर कोई चतुर ग्रामीण बोला, कोई एक समझदार ग्रामीण था व्यक्ति, उसने बोला कि हे सभ्य शहरी, मतलब वो शहर वाला व्यक्ति जो बोला था वो शहर वाला व्यक्ति था। तो ये ग्रामीण वाला व्यक्ति बोला कि हे सभ्य शहरी, आप ही कुछ कहें क्योंकि आप ही पढ़े लिखे हैं। कह रहा कि और जानकार भी हैं आप ही कुछ कहिए। तो कह रहा कि यह सुनते ही शहरी घमंड के साथ गर्दन ऊंची उठाकर कहा कि कहूँगा, पर हमें पहले एक शर्त लगा लेनी चाहिए। कौन सी शर्त लगा लेनी चाहिए? कह रहा कि उसकी इस बात को सुनकर उस चतुर ग्रामीण ने कहा कि अरे हम अशिक्षित हैं और आप शिक्षित हैं। उन्होंने कहा कि हम अशिक्षित हैं और आप शिक्षित हैं, हम कम जानते हैं और आप बहुत जानते हैं। ऐसा जानकर शर्त लगानी चाहिए। हम आपस में पहेली पूछेंगे। यदि आप जवाब देने में अगर असमर्थ होंगे तो आप 10 रुपया देंगे। यदि हम उत्तर न दे सकेंगे तो हम 10 के आधे अर्थात कितने रुपये देंगे? 5 रुपये देंगे। तो ये आप लोगों का क्या है, हिंदी में इसका अनुवाद हमने आप लोगों को बता दिया। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया। यह जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोगों को संस्कृत का गद्यांश था। ठीक है, और जो कि कोड किस में पूछा था भाई, 2020 में 801 कोड MC में पूछा था। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे 4 ही चैप्टर थे और चारों चैप्टर के हमने महत्वपूर्ण आप लोगों को
यहाँ पे गद्यांश बता दिया, 4 गद्यांश आप लोगों को बता दिया संस्कृत का। अब इससे बाहर मेरे प्यारे विद्यार्थियों जाने वाला नहीं। अब 70 में 70 नंबर आप लोगों को बिल्कुल पक्का कर लीजिए और जाइए 24 मार्च को और आराम से पूरा का पूरा पेपर छाप के चले आइए। तो लगता है 9 अगर टॉपिक आप तैयार करते हैं 100% 19 नंबर आपका पक्का। 19 नंबर मतलब 36 18 3%, 70 में तो 3% आपका इसी वीडियो से होने वाला है। तो चलिए वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से आप लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए सबसे पहले हम लोग एक एक करके आराम से चीज़ों को पढ़ते जाएंगे और आराम से समझते जाएंगे। पहला आप लोगों का है उपसर्ग, जो कि कितने नंबर का पूछा जाता है, 3 नंबर का पूछा जाता है उपसर्ग। और कौन सा इंपॉर्टेंट उपसर्ग मैं आप लोगों को बताऊं वही तैयार करके आप लोगों को जाना है। देखिए पहला है आपका अप का, क्या है अप, तो देखिए अप का अपहरण हो जाएगा, अपराध हो जाएगा, अपकार हो जाएगा। इसके बाद अनु, अनु का क्या होता है अनुभाव, अनुभव, अनुकूलन, 3 ही लिखना पड़ेगा आपको उपसर्ग, ठीक है। जैसे निर, निर का क्या हो जाएगा निर्मम, निर्दोष, निर्धन। इसी तरह अभि, अभि का अभिमान, अभिशाप, अभिधारणा। इसके बाद सु, सु का सुहाग, सुलभ और सुपुत्री होता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है अधि, अधि का अधिनायक, अधिकार, अधिभार। इसके बाद अन्न का, अन्न का अनवसर, अनुकूल और अनंत होता है। इसके बाद परि का परिवार, परियोग, परिजन। इसके बाद अति का अत्याचार, अत्यधिक और अतिरिक्त होता है। इसके बाद उप का बात करें तो उप का उपनाम, उपमंत्री और उपवन होता है, उपवन, ठीक है। इसके बाद वी का क्या होता है आपका उपसर्ग, विज्ञान, विदेश और विवाद। इसके बाद स का सहमति, सहपाठी और सहयोगी होता है। इसके बाद अ का आपका अज्ञान, अकाल और अमूल्य, ठीक है। इतना तैयार करके जाना। इसके बाद आपका है प्र का प्रहार, प्रसार और प्रचार। फिर प्रति का प्रतिदिन, प्रतिष्ठ और प्रतिकूल। इतना ही टॉपिक आपको तैयार कर जाना, मतलब इतना आपको उपसर्ग अगर आपको मालूम है तो इससे बाहर कभी नहीं जा सकता। इस बात की मैं गारंटी आपको 100% लेता हूँ, इससे बाहर कहीं नहीं जाएगा, ठीक है। अगर इतना आप तैयार कर लेते हैं तो सब कुछ आपका तैयार हो गया, समझिए कि। तो उपसर्ग आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। जल्दी से आप इसको नोट करके रिवाइज कर लीजिए क्योंकि समय बहुत ही ज़्यादा कम है, ठीक है। क्योंकि 90% सबका चाहिए, इसलिए मैं बहुत ही मैं डिटेल से और अच्छे से बता रहा हूँ ताकि 90% आप लोगों को आ जाए। तो 3 नंबर का उपसर्ग यहाँ से आप लोगों का कंप्लीट हो गया। और इसके बाद जस्ट मैं बात करूंगा 2 नंबर के लिए, जो कि प्रत्यय पूछा जाता है, ठीक है। प्रत्यय पूछा जाता है आपका 2 नंबर के लिए। अब वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट आपको मैं बताने वाला हूँ प्रत्यय। जैसे आपका प्रत्यय में पहला आपका है वट का, क्या है वट, तो वट का हो जाएगा सजावट और लिखावट, 2 ही लिखना होता है, ठीक है। प्रत्यय एक शब्द का मतलब 2 ही लिखना होता है। जैसे वट का 2 ही लिखना पड़ेगा आपको, सजावट लिखावट, क्योंकि 2 नंबर का होता है सजावट और लिखावट। दूसरा पन, पन का हो जाएगा बचपन, लड़कपन। ता का आप लिख सकते हैं सुंदरता और मधुरता। आई का सेठाइन, पंडिताइन। वाह का 7वां 8वां। इसके बाद हट पूछता बहुत ज़्यादा, हट का क्या हो जाएगा घबराहट, सरसराहट, सनसनाहट, बहुत सारा होता है लेकिन 2 ही आपको लिखना है। तो का बंधुत्व और महत्व। इसके बाद हम बात करें ना का पढ़ना, लिखना और गाना। इसके बाद हम बात करेंगे पन का क्या हो जाएगा बचपन, भोलापन, पागलपन। इसके बाद हम बात करेंगे इक का साप्ताहिक, साहित्यिक, वार्षिक लिख सकते हैं। ई का नगरीय, जातीय, मानवीय, ठीक है। बस इतना ही पॉइंट आप लोगों को मैं प्रत्यय बता रहा हूँ। इतना ही अगर आपको याद है 30 से बाहर जाने वाला बोर्ड एग्जाम में नहीं है और 2 नंबर आप आसानी से इसको पक्का कर पाएंगे, ठीक है। चलिए तो प्रत्यय भी यहाँ से क्या हो गया क्लियर हो गया अच्छे तरीके से, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए हम आगे जस्ट बढ़ेंगे। अगला जो प्रश्न पूछा जाता है वो अब समास पूछा जाता है। सबको मालूम है कि 2022 बोर्ड एग्जाम में 2 ही समास आपको याद कर जाना है, एक द्वंद्व समास और एक द्विगु समास, ठीक है। द्वंद्व और द्विगु यही 2 समास पूछा जाएगा। इन्हीं दोनों समासों का मैंने अच्छे मोस्ट इंपोर्टेंट बता रहा हूँ, इसे तैयार कर लेंगे तो इससे बाहर जाने वाला नहीं है। क्या है राधा कृष्ण, तो राधा कृष्ण का क्या होता है राधा और कृष्ण, जो कि द्वंद्व समास। देखिए जो भी और से चाहे तथा से जो ज्वाइंटर होगा वो हमेशा द्वंद्व समास कहलाता है, ठीक है। तो द्वंद्व समास हो जाएगा, अन्यथा जो आएगा वो द्विगु का दीजिएगा, आप लोग क्लियर हो जाएगा। चलिए तो राधा कृष्ण के क्या हो जाएगा राधा और कृष्ण द्वंद्व समास, क्योंकि और से जुड़ा है। जितना और से रहेगा तथा से तो द्वंद्व समास ही कहलाएगा। इसके बाद चौराहा, चौराहा का मतलब होता है 4 राहों का समास, समाहार। 4 राहों का राह मतलब रास्ता, तो 4 राहों का समाहार द्विगु समास कहलाएगा, ठीक है। फिर उत्थान पतन, तो उत्थान और पतन ये क्या हो जाएगा द्वंद्व समास, क्योंकि और से है, ठीक है। इसके बाद चौमासा, चौमासा ये क्या है आपका, ये आपका समास विग्रह है। जो मैं लिखवा रहा हूँ ना आपका समास विग्रह है, और समास का नाम भी पूछता है। जैसे चौमासा, तो चौमासा का समास विग्रह क्या हो जाएगा 4 मासों का समूह, मतलब 4 महीनों का समूह, जो कि द्विगु समास है। इसके बाद अगला है पाप पुण्य, तो पाप और पुण्य हो जाएगा, जो कि द्वंद्व समास है। इसके बाद 12 मासा, 12 मासा का हो जाएगा 12 मासों का समूह, जो कि द्विगु समास है। 12 मासों का समूह जो कि क्या है द्विगु समास है। इसके बाद हम आगे बात करेंगे त्रिफला, ठीक है। त्रिफला का हो जाएगा 3 फलों का समूह, त्रिफला का
तीन फलों का समूह, जो कि क्या है, द्विगुही समास है। इसके बाद पंचवटी, पंचवटी तो पांच वृक्षों का समूह, ये भी आपका द्विगुही समास है। इसके बाद त्रिभुवन, त्रिभुवन मतलब तीन भुवनों का समूह, जो कि आपका क्या है, द्विगु समास है। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें तो दो और मैं ज्वाइन कर देता हूँ यहाँ पे, जल थल, तो जल और थल हो जाएगा कि जो कि द्वंद्व समास है। इसके बाद पंच पात्र, जो कि पांच पात्रों का समूह, जो कि द्विगु समास है। इसके बाद पंच पल्लव, पांच पल्लवों का समूह, ये भी क्या है, द्विगुही समास है। तो यहाँ पे भी समास भी आप लोगों का क्लियर हो गया। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आई होप यहाँ तक आपने अच्छे से नोट करके याद कर लिया होगा। चलिए अब हम बात करेंगे तत्सम रूप को लेकर, जो कि कितने नंबर का पूछा जाता है, 2 नंबर के लिए पूछा जाता है। ठीक है, तत्सम रूप। तो देखिए घर, तो घर का क्या हो जाएगा, गृह। ठीक है, घर का क्या होता है, गृह। इसी तरह मानुष, मानुष का मनुष्य होता है। गांव का ग्राम होता है। चांद का चंद्र होता है। नेह का स्नेह होता है। कृपा का कृपया हो जाता है। निर्गुण का निर्गुण। सावन का श्रावण। कान का कर्ण होता है। मक्खी का मचिका होता है। इसी तरह भाप का वाष्प होता है। मोर का मयूर होता है। ठीक है, और सपना का आपका स्वप्न होता है। इसी तरह सात का आपका सप्त होता है। नींद का आपका निद्रा होता है। माता का आपका मातृ कह सकते हैं। ठीक है, कपूत का कुपुत्र होता है। कलेश का क्लेश होता है। माथा का मस्तक होता है। मित का मित्र होता है। ठीक है, तो इतना ही मोस्ट इंपोर्टेंट आप लोगों का तत्सम है। अगर इतना आपको याद है तो खूब आराम से आप 2 नंबर यहाँ से पक्का कर पाएंगे। ठीक है, चलिए, तो ये तो तत्सम रूप आई होप आपको क्लियर हो गया। इसी के जस्ट आगे हम बात करेंगे आप परिवाची शब्द को लेकर। परिवाची शब्द आपके बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर का पूछा जाता है। चलिए मैं बताता हूँ मोस्ट इंपोर्टेंट परिवाचिक शब्द। ठीक है, पहला आपका ईश्वर का तैयार करके जाना, क्योंकि बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है ईश्वर। तो ईश्वर का परिवाची शब्द क्या हो जाएगा, परमात्मा, प्रभु, भगवान। ठीक है, फिर कमल, कमल का परिवाची शब्द सरोज, पंकज, जलज होता है। इसी तरह फूल की बात करूँ तो फूल का हो जाएगा पुष्प, सुमन और कुसुम। जंगल का आप परिभाषित शब्द लिख लीजिएगा विपिन, कानन और वन। बादल का जलद और मेघा। इसी तरह पृथ्वी का क्या हो जाएगा, मैं बताऊं, पृथ्वी दिख रहा है ना आप लोगों को, पृथ्वी का क्या हो जाएगा, धरती, भूमि। घोड़ा, घोड़ा का हो जाएगा अश्व, है, बाजी। इसी तरह पत्ता का हो जाएगा पत्र, पर्ण और पृष्ठ हो जाएगा। ठीक है, ये आपका परिभाषित शब्द है। और मैं आपको बता रहा हूँ वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट परिभाषित शब्द है यहाँ पे। नभ, नभ का क्या हो जाएगा, आकाश, गगन, अंबर। ठीक है, कभी कभी नभ और कभी कभी आकाश दे देता है कि आकाश का परिभाषित शब्द वही नभ, गगन, अंबर कर दीजिएगा। नभ है तो आकाश, गगन, अंबर कर दीजिएगा। ठीक है, कुछ भी दे सकता है इधर उधर उसको पलट कर। चलिए, इसके बाद इंद्र, इंद्र का क्या हो जाएगा, सूरपति, मदवा और शक होता है। पत्थर, ठीक है, पत्थर का आपका हो जाएगा पाषाण और शिला। बिजली का मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपका हो जाएगा बिजली का विद्युत और चंचला हो जाएगा। तीर का हो जाएगा बाण और सठ हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आग का, आग का हो जाएगा अग्नि, पावक, अनल। ब्रह्मा, ब्रह्मा का हो जाएगा धाता और विधाता। क्या, धाता और विधाता। हवा का पवन और वायु। कृष्ण का मोहन और केशव। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों ये मोस्ट इंपोर्टेंट आप लोगों के थे तत्सम रूप। ठीक है, चलिए चलिए अगले टॉपिक आपका संधि। ठीक है, संधि आपका 2 नंबर का पूछा जाता है। क्या है, पहला संधि जो कि आपको याद करके ही जाना है, जैसे स्वागतम, स्वागतम का हो जाएगा सुधन आगतम, संधि विच्छेद इसका। और सभी यड़ संधि, मतलब कि आपको 2022 बोर्ड एग्जाम में एक ही संधि पूछा जाएगा, यड़ संधि। और यड़ संधि का ही मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल बताया, जैसे स्वागतम का सुधन आगतम। और गुरुवादेश का हो जाएगा, गुरुवादेश को हो जाएगा गुरुधन आदेश। ठीक है, फिर प्रत्येक को हो जाएगा प्रतिधन एक। फिर यद्यपि, अगला यद्यपि वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो यदि धन अपि हो जाएगा। फिर इसके बाद अत्याचार है, अत्याचार का अतिधन आचार हो जाएगा। इसके बाद अभ्युदय, अभ्युदय का हो जाएगा अभिधन उदय। इसके बाद प्रत्युत्तरम, इसका प्रतिधन उत्तम हो जाएगा, उत्तरम। इसके बाद पित्रादेश, पित्रादेश का हो जाएगा पितृधन आदेश। फिर लाकृत, लाकृत को हो जाएगा लृधन आकृत। इसका प्रत्येकम को हो जाएगा प्रतिधन एकम। तो जितना मैं 10 आप लोगों को बताया ना, 10 ही आप लोगों को याद करके जाइए संधि, और इससे बाहर बोर्ड एग्जाम में जाने वाला नहीं है। अच्छे से इसको तैयार करके ही आप पहुंचे बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, चलिए अगले टॉपिक जो है आप लोगों का, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, वो है आपका संस्कृत का अनुवाद। बहुत लोगों को कमेंट था कि सर संस्कृत का अनुवाद बता दीजिए। तो चलिए, हालांकि मैं सब कुछ अच्छे से आपको बताने वाला हूँ, एक भी टॉपिक आपका छूटेगा नहीं। ठीक है, देखिए ये संस्कृत का अनुवाद है, जो बताऊंगा बस वही आप तैयार करके जाइए। देखिए है कि ग्रामीण शिक्षा के प्रति जागरूक है, करा कि ग्रामीण शिक्षा के प्रति जागरूक है। ठीक है, इसका संस्कृत में अनुवाद क्या होगा, तो ग्रामीण शिक्षा प्रति जागरूक संति। ठीक है, इसी प्रकार हमें देशभक्त होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, वयम देशभक्त भवेम। ठीक है, इसके बाद विद्या सभी धनों में श्रेष्ठ है, तो विद्या सर्वधन प्रधानम अस्ति हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है कि जन्मभूमि स्वर्ग से भी बड़ी है, तो क्या हो जाएगा, जन्मभूमि सर्वगाद अपि गर्यसति। ठीक है, गर्यसी। फिर हो जाएगा सागर के उत्तर में भारतवर्ष है, करे सागर के उत्तर में भारतवर्ष है, तो सागर उत्तर दिशायाम भारतवर्ष अस्ति हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद प्रातः उठना चाहिए, तो प्रातः उत्तिष्ठ हो जाएगा,
उत्तिष्ठेत, ठीक है। इसके बाद सदा सत्य की जीत होती है, क्या हो जाएगा, सदा सत्यमेव जयते, ठीक है। इसके बाद मैं आज घर जाऊंगा, तो अहम अद्य गृहम गमिष्यामि, ठीक है। इस बार प्रयाग में गंगा यमुना का संगम है, तो बन जाएगा प्रयागे गंगा यमुनम सडम अस्ति, ठीक है। इसके बाद राम को अपनी पुस्तक पढ़नी चाहिए, तो क्या बनेगा इसका, रामा स्व पुस्तक पठेयुः। इसके बाद बालिकाएं घर जाती हैं, तो बालिका गृहम गच्छन्ति, ठीक है। फिर इस बार भारत हमारा देश है, तो इसका क्या बनेगा, भारतम अस्माकं देशः अस्ति। इसके बाद आप लोगों का है कि छात्रों को ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए, छात्रान ध्यानपूर्वक पठनीयम, ठीक है। इसके बाद आगे बात करेंगे, तो आगे भी कुछ है उसको नोट कीजिए, इससे बाहर नहीं जाएगा ना, आप इसको तैयार कर लीजिएगा अच्छे से। इसके बाद है तुम अपना कर्तव्य करो, त्वम स्वकर्तव्य कुरु। इसके बाद वृक्ष से फल गिरते हैं, वृक्षात फलानि पतन्ति। इसके बाद हमें विद्यालय जाना चाहिए, वयम विद्यालय गच्छेम। सिकंदर कौन था, कह रहा सिकंदर कौन था, सिकंदर कह आसीत। फिर बालक लखनऊ जाएंगे, बालका लखनऊ जाएंगे। फिर हमें भारत के नागरिक हैं, हम जो हैं भारत के नागरिक हैं, क्या बनेगा, वयम भारतस्य नागरिक असीम। इसके बाद अब स्वर्ण कहाँ है, तो संप्रति कुतः स्वर्णम, ठीक है। इसके बाद मैं आप लोगों को बात करूं, आगे आप लोगों का है इतना, बस इतना ही आप लोगों को याद करके जाना है संस्कृत में अनुवाद, ठीक है। अगर इतना याद कर लेते हैं तो आई होप आपको पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है, पूरा का पूरा नंबर मिल जाएगा, इससे बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे शब्द रूप को लेकर, ठीक है। शब्द रूप देखिए, 2 शब्द रूप आपको तो किसी कीमत पे याद होना चाहिए, 2 शब्द रूप जो मैं बताने वाला हूँ आप लोगों को, जो कि 2 नंबर का पूछा जाता है। एक मति का और दूसरा फल का, एक मति का फल का। तो देखिए मति का क्या हो जाएगा, देखिए इधर विभक्ति होती है, विभक्ति मतलब प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी संबोधन, ये आपका विभक्ति होता है। और वचन में एक वचन द्विवचन और बहुवचन होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे वचन में आप लोगों को बताने वाला हूँ कि प्रथमा में मति का कौन सा एक वचन में क्या होता है, द्विवचन में बहुवचन में क्या होता है, ठीक है, नोट कर लीजिए। जैसे देखिए मति अमति मतेय होता है, इसको द्वितीय विभक्ति में क्या होता है, मतिम मति मतीय होता है। तृतीय विभक्ति में क्या होता है, मत्या मतिभ्याम मतिभीय होता है। चतुर्थी विभक्ति में मत्य चाहे मते दोनों होता है, दोनों में से कोई आ सकता है, मतिभ्याम मतिभेय, ठीक है। इसके बाद पंचमी चाहे मत्या लिखे चाहे मतेय लिखे, दोनों सेम है, तो पंचमी का हो जाएगा मत्या मतेय मतिभ्याम मतिभेय। इसके बाद षष्ठी विभक्ति में क्या होगा, मत्याय चाहे मतेय, तो मत्याय मतेय मत्यो मतिनाम। सप्तमी विभक्ति में मत्याम मतो मत्यो मतेसु मतिसु, ठीक है। संबोधन में हे मते हे मति हे मतेस, ठीक है। तो ये आप लोगों का मति का जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको तो आपको रट ही जाना है, ठीक है। तो चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, रात भर में आप इसको पूरा का पूरा रट जाइए। चलिए इसके बाद हम बात करेंगे फल का, फल का याद होना चाहिए किसी कीमत पे, वही चीज़ प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी संबोधन तक जाएगा, ठीक है। इधर आपका एक वचन द्विवचन और आपका बहुवचन होगा। देखिए क्या होगा, प्रथमा में फलम फले फलानी, द्वितीय में फलम फले फलानी, तृतीय में हो जाएगा फलेन फलाभ्याम फलेह, चतुर्थी में फलाय फलाभ्याम फलेभ्य, पंचमी में फलात फलाभ्याम फलेभ्य हो जाएगा। षष्ठी विभक्ति में क्या हो जाएगा, फलस्य फलयो फलानाम, सप्तमी में फले फलयो फलेसु, संबोधन में हो जाएगा हे फल हे फले हे फलानी, ठीक है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये आपका शब्द रूप था जो कि मति और ये फल, ये दोनों ही आपको याद होने चाहिए। इसके बाद तीसरा जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो नदी का होता है, नदी का भी आपको याद करना पड़ेगा। नदी, नदी का विभक्ति में वही सेम विभक्ति चलेगी, सप्तमी के बाद संबोधन तक चलता है। इधर आपका एक वचन द्विवचन बहुवचन जानते ही आप लोग। तो प्रथमा में क्या जगह, नदी नधो नध, इसके बाद द्वितीय में नदीम नधो नदीय, तृतीय में नधा नदीभ्याम नदीभीय, फिर चतुर्थी विभक्ति में हो जाएगा नधे नदीभ्याम नदीभ्य, पंचमी में नधा नदीभ्याम नदीभ्य, षष्ठी में नधा नधो नदी नाम होता है, सप्तमी में नधाम नधो नधीसु, संबोधन में हे नदी हे नदो हे नद। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मति का और आपका फल का और नदी का, ये 3 अगर आपको याद है तो इससे बाहर तो कभी नहीं जा सकता है, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा यहाँ तक अच्छे तरीके से। इसके बाद एक टॉपिक और बच गया है, वो है आपका धातु रूप, जो कि 2 नंबर का पूछा जाता है। देखिए पढ़ना का और हंसना का, यही धातु रूप सबसे अधिक आता है, वो भी पढ़ना में आपका भूतकाल का आता है और हंसना में भी अत्यधिक भूतकाल का आता है। हालांकि आप पूरा याद कर सकते हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादातर आपका भूतकाल का ही पूछा जाता है। जैसे आपका पुरुष में यहाँ चलता है प्रथम पुरुष मध्यम पुरुष उत्तम पुरुष चलता है, इधर भी आपका एक वचन द्विवचन बहुवचन, ठीक है। बस आपको यहाँ पे देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थी, अभी बताया हूँ कि इसमें शब्द रूप में सेम शब्द रूप में आपका विभक्ति चलता है सप्तमी के बाद संबोधन तक। इसमें क्या होता है, आपका धातु रूप में आपका पुरुष चलता है, प्रथम पुरुष मध्यम पुरुष उत्तम पुरुष। तो देखिए प्रथम पुरुष में लिखेंगे भूतकाल में पढ़, आपका पढ़ना का है, पठ धातु का, अपठत
अपठताम अपठन, मध्यम में अपठः अपठतम अपठत, उत्तम में अपठम अपठाव अपठाम होता है। ठीक है, तो ये आपका भूतकाल का जो कि लट लकार कहलाता है। पठ धातु का, पठ धातु मतलब पढ़ना। इसी तरह हस धातु का आपको याद करके जाना पड़ेगा। हस धातु मतलब हंसना होता है। हस धातु में भी आपका लट लकार भूतकाल में। ठीक है, वही चीज पुरुष में प्रथम मध्यम उत्तम चलेगा। ठीक है, प्रथम में क्या हो जाएगा? असत अस्तम असन, मध्य में असह अस्तम और असत, उत्तम में असम असाव और असम। ठीक है, बस यहाँ पूरा का पूरा 9 टॉपिक आप लोगों को पूरा कंप्लीट हो गया और 70 नंबर भी यहाँ से आपने क्लियर कर रखा है। अगर इतना वीडियो आपको शुरू से लेकर लास्ट तक देखेंगे, नोट किया करके याद करके चले जाएंगे, इससे बाहर बोर्ड एग्जाम में नहीं जाएगा। 17 नंबर तो पूरा का पूरा पक्का हो गया आप लोगों का। ठीक है, महत्वपूर्ण निबंध के बारे में डिस्कस करूंगा और ये लिखित है आप लोगों को, मैं आप लोगों को वादा करता हूँ अगर आप तैयार कर लेते हैं 2022 बोर्ड एग्जाम में, मात्र आप लोगों को 24 मार्च का पेपर है, अगर आप तैयार कर लेते हैं तीनों निबंध तो आप लोगों का 6 नंबर तैयार हो जाएगा। ठीक है, 6 नंबर मतलब क्या होता है? 1%। 70 में आप लोगों का, जैसे 100 में 1% आप लोगों का बिल्कुल तैयार हो जाएगा। ठीक है, 30% तो आप लोगों का स्कूल से ही मिलता है, परीक्षा में तो आपका 70% होता है, तो 70% में 1% आप लोगों का बस मात्र इस वीडियो से हो जाएगा। ठीक है, मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ कोरोना वायरस में महत्वपूर्ण निबंध, क्योंकि 2022 बोर्ड एग्जाम में कोरोना वायरस बहुत ही ज़्यादा हाईलाइटेड पॉइंट आप लोगों के लिए रहेगा, तो इसको किसी कीमत पर आप लोगों को तैयार करके ही जाना कोरोना वायरस पे। ठीक है, इसके बाद दूसरा है कि भारत में बेरोजगारी की समस्या। ठीक है, इसके बाद तीसरा आप लोगों को जो है वो है पर्यावरण और प्रदूषण समस्या और समाधान। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको पर्यावरण और प्रदूषण समस्या और समाधान पे आप लोगों को बताना और निबंध कैसे लिखना है। देखिए कितनी खूबसूरत हैंडराइटिंग में हमने लिखा है, सेम इसी प्रकार आपको लिखना है। वो भी शॉर्ट तरीके से आपको बताऊंगा, सिंपल शब्दों में आपको लिखना है। ठीक है, देखिए आपको हेडिंग डाला प्रदूषण की समस्या एवं समाधान। सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे भूमिका। भूमिका या तो प्रस्तावना हेडिंग डाल सकते हैं आप। ठीक है, तो लिखेंगे भूमिका में कि प्रदूषण का अर्थ है कि वायुमंडल या वातावरण का दूषित होना। ठीक है, पृथ्वी पर उपस्थित जीवों के लिए संतुलित वातावरण की आवश्यकता है, जिसमें हर तत्व एक निश्चित मात्रा में उपस्थित रहता है। यदि इनमें से किसी में जरा सा भी असंतुलन हो जाए तो वातावरण विषैली हो जाता है और यही क्या कहलाता है? प्रदूषण है। ठीक है, देखिए बहुत ही सिंपल शब्दों में आपने प्रदूषण को डिफाइन कर दिया। ठीक है, भूमिका में आपको ये चीज़ लिख देना है। भूमिका के बाद आपको लिखना है, अगली हेडिंग जो है वो है प्रदूषण के प्रकार और कारण। प्रदूषण के प्रकार और कारण, अगली हेडिंग ये लिखेंगे कि जनसंख्या और उद्योगों के बढ़ने के साथ साथ प्रदूषण में वृद्धि हो रही है। प्रदूषण 3 प्रकार का होता है, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण। हालांकि मृदा प्रदूषण भी होता है आप लोगों का। ठीक है, ठीक है, लेकिन 3 प्रकार आप लोगों को यहाँ पे डिफाइन करना है। ठीक है, सिंपल शब्दों में जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण लिखना है। जल प्रदूषण मुख्यतः नदियों, समुद्रों तथा अन्य जलाशयों में उद्योगों और शहरों की अन्य गंदी नलियों दूषित जल मिलने से होता है। ठीक है, उद्योगों से निकलने वाले जो दूषित जल होते हैं उसमें रसायनों की अधिकता कई गंभीर बीमारियों को जन्म देती है। ठीक है, जो रसायनों से निकलते हैं वहाँ पे जो दूषित जल वो अलग अलग गंभीर बीमारियों को क्या करते हैं? जन्म देते हैं। और वायु प्रदूषण उद्योगों की चिमनियों से निकलने वाले दूषित धुएं के कारण होता है। जो आप लोग चिमनी देखते हैं आप लोग, चिमनियों से जो दूषित धुआं निकलता है तो वो सब हमारे वायुमंडल में उपस्थित शुद्ध जो हवाएं होती हैं वायु में, उसमें मिल करके उसको दूषित कर देते हैं और ऑक्सीजन के माध्यम से जब हमारे शरीर में जाता है तो हमें अलग अलग प्रकार की बीमारियों उत्पन्न हो जाती हैं। ठीक है, कह रहा है कि विकास के अंधी दौड़ के कारण, देखिए लिखा है विकास के अंधी दौर के कारण वनों की बेरहमी से कटाई भी वायु प्रदूषण को बढ़ाने में सहायता कर रही है। ध्वनि प्रदूषण जो है वाहनों से निकलने वाले शोर, घरों तथा सार्वजनिक स्थलों में बजने वाले टेप रिकॉर्डर आदि की आवाज़ों से होता है और इसके कारण बहरेपन की समस्या उत्पन्न हो रही है। जो देखते हैं आजकल जो साउंड वगैरह डीजे वगैरह बजाया जाता है। ठीक है, तो उससे जो ध्वनि उत्पन्न होती है, ठीक है, उससे ध्वनि उत्पन्न हमारे ध्वनि प्रदूषण होता है, जिससे हमारे कानों तक अगर वो साउंड जाती है तो हमारे कानों के पर्दे फट जाते हैं और बहुत सारी दिक्कतें होती हैं उससे। ठीक है, तो ये आपको प्रदूषण के प्रकार, और देखिए आपने डाला क्या था? प्रदूषण के प्रकार और कारण में इतना अच्छे से आप लोगों को लिख देना है। इसके बाद आप हेडिंग डालेंगे प्रदूषण से होने वाली हानियाँ। ठीक है, प्रदूषण से होने वाली हानि आपको हेडिंग डालना है। लिखना है कि प्रदूषण की समस्या के लिए जो सबसे अधिक जिम्मेदार जनसंख्या वृद्धि है और इस जनसंख्या वृद्धि के कारण ही ग्रामों, नगरों तथा महानगरों को विस्तार देने की आवश्यकता अनुभव हो रही है। परिणाम स्वरूप
जंगल काटकर वहाँ बस्तियां बसाई जा रही हैं। वृक्षों और वनस्पतियों की कमी के कारण प्रकृति की जो स्वाभाविक क्रिया में असंतुलन पैदा हो गया है। प्रकृति जो जीवन उपयोगी सामग्री जुटाती है उसकी उपेक्षा हो रही है। प्रकृति का स्वस्थ वातावरण दोषपूर्ण हो गया है। यही पर्यावरण की सबसे बड़ी समस्या है। ठीक है, कारखाने की अधिकता के कारण वातावरण प्रदूषित हो रहा है। साथ ही वाहनों तथा मशीनों से उत्पन्न होने वाला शोर ध्वनि प्रदूषण को जन्म देता है। तो ये तो आपको प्रदूषण से होने वाली हानि आपको हेडिंग बना के लिख देना है आप लोगों को कितना अच्छे तरीके से। इसके बाद जो अगली हेडिंग होगी वो होगी कि प्रदूषण को रोकने के उपाय। अगली हेडिंग होगी प्रदूषण को रोकने के उपाय। लिखेंगे कि समय रहते ही प्रदूषण से बचने के उपाय कर लिए जाने चाहिए जिसमें आने वाली पीढ़ियां को इसके खतरों से बचाया जा सके। इसके लिए जनसंख्या को नियंत्रित करना होगा। कारखानों के कचरों को नदियों में बहने से रोकना होगा। पेट्रोल में मिलाए जाने वाले सीसा की मात्रा कम करनी होगी और वृक्षारोपण पर जोर देना होगा और वृक्षा के गैर पारंपरिक स्रोतों की खोज करनी पड़ेगी। ठीक है, अत्यधिक प्रदूषण फैलाने वाले जो कारखाने हैं वाहनों आदि पर प्रतिबंध लगाना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद आगे लिखना पड़ेगा आपको कि यद्यपि प्रकृति पर मनुष्य की जो निर्भरता तो समाप्त नहीं की जा सकती, किंतु जो प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करते समय हमें इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि इसका प्रतिकूल प्रभाव पर्यावरण पर न पड़ने पाए। इसके लिए हमें उद्योगों की संख्या के अनुपात में बड़ी समस्या में पेड़ों को लगाने की आवश्यकता है। इसके अलावा पर्यावरण जो प्रदूषण को कम करने के लिए हमें जनसंख्या को स्थिर बनाए रखने की आवश्यकता होगी, क्योंकि देखिए जनसंख्या में वृद्धि होने से जो स्वाभाविक रूप से जीवन के लिए अधिक प्राकृतिक संसाधनों की आवश्यकता पड़ती है और इन आवश्यकताओं को पूरा करने के प्रयास में उद्योगों की स्थापना होती है और उद्योग कहीं ना कहीं प्रदूषण का कारण बनते हैं। कह रहा है कि जितना ज़्यादा जनसंख्या होगा तो जनसंख्या ज़्यादा होगा तो भाई खान पीन रहने के लिए आप लोगों को भोजन की आवश्यकता होगी, तो उसके लिए अधिक से अधिक उद्योग खोले जाएंगे और अधिक उद्योग खोला जाएगा तो प्रदूषण तो होगा ही होगा। कह रहा है कि यदि हम चाहते हैं कि प्रदूषण कम एवं पर्यावरण की सुरक्षा के साथ साथ संतुलित विकास भी हो तो इसके लिए हमें नवीन प्रौद्योगिकियों का प्रयोग करना होगा। फिर ये तो लास्ट हेडिंग आप लोगों को बस बना के आप लोगों के लिए उपसंहार लिख देना है। उपसंहार आप लोगों को लास्ट हेडिंग है और लिखेंगे यहाँ पे कि यद्यपि सरकारी स्तर पर पर्यावरण को सही रखने तथा प्रदूषण को रोकने के कई उपाय किए गए हैं, लेकिन प्रदूषण कब तक नहीं रुक सकेगा जब तक यह जन जन को आंदोलन न बन जाए। वस्तुतः पर्यावरण प्रदूषण एक वैश्विक स्तर पर ही निपटना संभव है, किंतु इसके लिए प्रयास स्थानीय स्तर पर भी किए जाने चाहिए। तो इस तरह आपको उपसंहार लिखकर और यहाँ तक आप लोगों का पर्यावरण प्रदूषण पूरा अच्छे तरीके से हमने आप लोगों को निबंध ये बता दिया। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम देख लेते हैं कोरोना वायरस पे निबंध। ठीक है, देखिए बहुत ही आसान तरीके से हमने बहुत ही सिंपल वर्ड में लिख लेकर आया है कोरोना वायरस पे निबंध और आसानी से आप इसका उत्तर दे पाएंगे। मेरे प्यारे विद्यार्थियों बहुत ही ज़्यादा हाईलाइटेड है इस बार 2022 बोर्ड एग्जाम के लिए, तो ये अच्छे तरीके से आपको आना ही चाहिए। तो देखिए कोरोना वायरस पर निबंध आप सबसे पहले हेडिंग डालेंगे प्रस्तावना और प्रस्तावना में लिखेंगे कि कोरोना वायरस वर्तमान में संपूर्ण मानव जाति के लिए सबसे खतरनाक दुश्मन बना हुआ है और यह एक अदृश्य शत्रु है जो बिना देखे मानव को अपना शिकार बना लेते हैं। इसे कोविड-19 के नाम से भी जाना जाता है। संपूर्ण भारतवर्ष वर्तमान में इसकी तीसरी लहर की चपेट में है और इस वायरस ने अनेकानेक मनुष्य को असमय काल के गाल में समाया है। इसने अर्थव्यवस्था को नष्ट करके गरीबी और बेरोजगारी में बेतहाशा वृद्धि किया है और इस खतरनाक बीमारी से संपूर्ण जो मानव समस्या त्राहिमाम कर रहा है और इसके आगे अमेरिका, WHO और अन्य विकसित देश भी क्या बेबस दिखते हैं। तो देखिए ये आपको प्रस्तावना में बहुत अच्छे तरीके से हमने देखिए कुछ अलग ढंग से हमने 2022 बोर्ड एग्जाम के लिए अलग ढंग से हमने कुछ प्रस्तावना आपको व्यतीत किया है जो कि आप लोगों को न्यू वर्जन इस तरह लिखेंगे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा मार्क्स आप लोगों को मिलने वाला है। तो ये तो प्रस्तावना हो गया। अगली हेडिंग आपको डालना है कोरोना वायरस के लक्षण। कोरोना वायरस के लक्षण लिखना है कि सामान्यतः तौर पर
कोरोना वायरस के लक्षण औसतन 5 दिन के भीतर दिखना शुरू हो जाते हैं। 5 दिन, अगर किसी को कोरोना वायरस है तो 5 दिन के अंदर उसको दिखना शुरू हो जाएगा। और इसके अतिरिक्त जो विश्व स्वास्थ्य संगठन जो WHO है, उनके अनुसार कोरोना वायरस के लक्षण जो है वो 14 दिन के अंदर व्यक्ति में प्रदर्शित होने लगता है। जो WHO स्वास्थ्य संगठन केंद्र है हम लोगों का, तो उनके अनुसार 14 दिन के अंदर किसी भी व्यक्ति में अगर कोरोना वायरस है तो 14 दिन के अंदर वो लक्षण आप लोगों को दिखने लगता है। तो ये आपको कोरोना वायरस के लक्षण आपको डाल लेना है, ठीक है। फिर उसी में है कि तेज बुखार, गले में दर्द और खत्म न होने वाली खांसी और सांस लेने में तकलीफ, ठीक है। और अंत में जाके यह फेफड़ों को कमज़ोर कर देता है और जिससे मरीज को सांस लेने में क्या मुश्किल होती है। और यह शरीर के दूसरे अंगों का नाकाम कर देता है, जिससे मरीज की क्या हो जाती है, मौत हो जाती है। देखिए बहुत ही आसान शब्दों में हमने लिखा था। इसके बाद आपको हेडिंग डालना है यहाँ पे कोरोना वायरस से बचाव के उपाय, कि कोरोना वायरस से बचने के क्या उपाय होंगे। तो देखिए पहला क्या उपाय है कि सर्वप्रथम कोरोना वायरस से बचने के लिए सामाजिक दूरी बनाए रखना बेहद आवश्यक है, बेहद आवश्यक है। तो पहला आप लोगों को बचाव है कि जिसको भी कोरोना वायरस है उससे आप हमेशा दूरी बना के ही आप रखें, ठीक है। फिर दूसरा है कि खांसते तथा छींकते समय अपने मुंह को साफ रुमाल से ढक लेना चाहिए। अगर आपको कोरोना वायरस है तो जब भी आप खांस रहे हैं या छींक रहे हैं तो आप एक अपने साथ रुमाल लिए रहिए, आप उससे अपने चेहरे को ढक लीजिए, ठीक है, ताकि दूसरे पर न जाए। और तीसरा है कि सुरक्षित मास्क का प्रयोग करना चाहिए, कोई एक अच्छा सा मास्क आप लोगों को प्रयोग करना चाहिए, यह आपका तीसरा उपाय है। चौथा है यहाँ पे कि शरीर की इम्यूनिटी पावर को उचित स्तर पर बनाए रखना आवश्यक है। और इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने वाले फलों तथा सब्जियों इत्यादि को धोकर तथा साफ करके सेवन करना चाहिए। देखिए कह रहा है कि जब भी आप लोगों को कोरोना वायरस है तो जो आपको हमेशा अपने इम्यूनिटी पावर को हमेशा बढ़ाए रखना होगा। और उसको इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने के लिए जो भी आप फल या सब्जी का इस्तेमाल करेंगे तो उसको हमेशा आपको धोकर और अच्छे से खाना है उसको, ठीक है। चलिए ये तो आपको चौथा उपाय है। पाँचवा क्या है कि कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्ति से दूर रहना चाहिए और संक्रमण व्यक्ति को उचित अस्पताल में भर्ती कराना चाहिए एवं संक्रमित व्यक्ति को अलग कमरे में रखना चाहिए। कह रहा है कि कोरोना वायरस जो भी अगर कोई कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्ति है तो उसको हमेशा कि हर एक व्यक्ति से दूर रहना चाहिए, ठीक है, उसको दूर रखना चाहिए और एक अच्छे से उचित अस्पताल में उसको भर्ती करा देना चाहिए, ठीक है। और कह रहा है कि संक्रमित व्यक्ति को अलग कमरे में रखना चाहिए, उसको अलग कमरे में और सफाई से रखना चाहिए उसको। तो ये आपको कोरोना से बचने का उपाय है। बस इतना आपको पॉइंट आप लोगों को कोरोना वायरस में लिख देना है। पूरा का पूरा आप लोगों का जो यह निबंध है पूरा का पूरा आप लोगों को क्लियर हो गया है, ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर ये निबंध आप तीनों याद कर लेते हैं, कोरोना वायरस पे और भारत में बेरोजगारी की समस्या, ठीक है, इसमें ऑलरेडी हमने वीडियो बना रखा है, जाके प्लेलिस्ट में चेक कर लीजिए, वहाँ से मिल जाएगा आपको। और पर्यावरण पर हमने बता दिया, कोरोना पे हमने बता दिया। अगर आपने महत्वपूर्ण निबंध अगर याद कर लेते हैं 2022 बोर्ड एग्जाम में, तो यहाँ से आप लोगों का 6 नंबर बिल्कुल आप लोगों का पक्का हो जाएगा, कोई आपको रोकने वाला नहीं है। प्रथम सर्ग, ठीक है। तो चलिए देखते हैं प्रथम सर्ग। देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थी हेडिंग आपको डालना है प्रथम सर्ग हेडिंग डालने के बाद लिखना पड़ेगा आप लोगों को कि इस सर्ग में कवि ने महात्मा गांधी को दिव्य अवतारी पुरुष मानकर उनके जो चरित्र की महानता का वर्णन किया है, ठीक है। कवि का मानना है कि जब जब धरती पर पाप और अत्याचार बढ़ता है तब तक ईश्वर किसी महापुरुष के रूप में धरती पर अवतार लेता है। राम, कृष्ण और महावीर, गौतम बुद्ध और ईसा मसीह, ठीक है, ईसा मसीह और मोहम्मद शाह, गुरु गोविंद सिंह आदि रूपों में ईश्वर ने अवतार लेकर न केवल भारतवर्ष बल्कि पूरी दुनिया के लोगों को कष्ट दूर किए हैं। अतः यह निश्चय है कि जब जब जहाँ जहाँ आवश्यकता हुई वहाँ किसी महापुरुष का जन्म हुआ। जिस प्रकार लिंकन द्वारा अमेरिका और नेपोलियन द्वारा फ्रांस का उद्धार हुआ था, उसी प्रकार जब हमारा देश परतंत्रता की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था तथा आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक सभी क्षेत्रों में भारत का शोषण हो रहा था, तब भारत के उद्धार हेतु गुजरात के जो कड़ियावाड़ में पोरबंदर नामक स्थान पर मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म हुआ था। महात्मा गांधी बचपन से ही संस्कारित थे। वह श्रवण कुमार और सत्य हरिश्चंद्र के जीवन चरित्र के बहुत प्रभावित थे, यही उनके आदर्श थे। वह कुछ समय तक अफ्रीका में रहे, फिर भारत लौट आए। भारत आकर वह देश की स्वतंत्रता के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। उन्हें हरिजनों और हिंदुस्तान दोनों में बहुत प्रेम था। वह 30 वर्षों तक देश की जो विभिन्न समस्याओं के जूझते रहे।
उन्हीं के नेतृत्व में भारतवासियों ने अंग्रेजों के विरुद्ध आज़ादी की लड़ाई लड़ी और उसमें क्या किया, उन्होंने सफलता पाया। तो देखिए यह प्रथम सर्ग कंप्लीट हो गया। अब प्रथम सर्ग याद थोड़ी करना है, एक बार ध्यान से आपको पढ़ना है और सुनना है कि मतलब प्रथम सर्ग में किन चीज़ों की बात हुई है, बस वही आप लोगों की एग्जाम में लिख देना है उसी ढंग से, ठीक है। चलिए, तो कम समय में इसी प्रकार आप लोगों को याद करना, हूबहू थोड़ी कोई याद कर पाएगा, ठीक है, आपको बनाकर ही लिखना पड़ेगा। लेकिन हाँ, या बस ये बात होना चाहिए कि प्रथम सर्ग में किन चीज़ों की बात हुई है। इसी तरह देखिए द्वितीय सर्ग है, उसमें लिखेंगे कि इस खंड काव्य के मूल कथानक का आरंभ इसी सर्ग से हुआ है और इसी सर्ग की जो कथा वस्तु हरिजन समस्या पर केंद्रित है। हरिजन समस्या पर क्या है, केंद्रित है, जो आगे महात्मा गांधी को स्वतंत्र संग्राम का नेतृत्व करने के लिए प्रेरित करती है। प्रातः काल हो चुका था, पशु पक्षी मनुष्य सभी अपने अपने दैनिक क्रियाकलाप प्रारंभ कर चुके थे तथा गांधी जी उठ जाते हैं और जागने पर उन्हें उस रात देखा हुआ सपना स्मरण आया। उस रात सपने में उन्हें अपनी माता जी दिखाई दी। माता जी ने उनको समझाया कि प्यासे को पानी दो, भूखे को खाना दो और बेसहारा को सहारा दो। समदृष्टता बनकर तन मन धन से दूसरों की सेवा करो। वह मन ही मन अपनी माता को याद कर अत्यंत भावुक हो उठते हैं। वह माँ की करुणा और ममता को संसार में अनमोल समझते हैं। उन्होंने संकल्प किया कि वह मातृभूमि की बेड़ियां काटकर इसकी करोड़ों संतानों की सेवा करेंगे जब तक कोई भी भूखा नंगा है। वह चैन से नहीं बैठेंगे। वह सोचते हैं कि ईश्वर की बनाई हुई जो सृष्टि में कितनी विषमता है। एक और भूखे दरिद्र दुखी हैं तो दूसरी ओर धनी हैं जो हर प्रकार से संपन्न तथा सुखी हैं। हरिजनों और दरिद्रों को ठुकराने के कारण ही जो भारत गुलाम बना हुआ है। वह सोचते हैं कि गोरे काले लंबे दिखने सुंदर कुरूप आदि का भेद तो प्रकृति प्रदत्त है जिसे दूर नहीं किया जा सकता है, परंतु जो भेदभाव हमारे द्वारा मनुष्य द्वारा किए जाते हैं उन्हें तो अवश्य ही दूर किया जा सकता है। हरिजनों और वाल्मीकियों पर होने वाले अत्याचारों की कथा सुनकर उनका दिल जो है वो पसीज जाता है और महात्मा गांधी के मन में यह भाव उठते ही धर्म और ग्रंथों में कहीं भी छुआछूत करने की सीख नहीं दी गई है। वांशिक मुनि ने निषाद राज को गले से लगाया था और राम ने सबरी के झूठे बेर खाए थे और गौतम का शिष्य सत्यकाम भी हरिजन ही था जो बाद में एक महान ऋषि बना था। इसलिए छुआछूत और कुछ नहीं, बस एक छलावा है। वह कहते हैं कि यदि हरिजन के छू लेने से मंदिर का है कल्याण नहीं तो यही कहूँगा मंदिर में बस पत्थर है, भगवान नहीं। वह सोचते हैं कि आर्य द्रविड़ कितने उदार हृदय थे जिन्होंने खस शक और क्षत्रिय कुषाण झूठा और पारसी या मुसलमानों आदि को अपना लिया था, परंतु आज उसी भारत में उनकी जो संतानों हरिजनों के साथ पशुओं से भी अधिक बुरा व्यवहार करती है। वास्तव में यह दरिद्र नारायण है, हमें इनकी सेवा करनी चाहिए। और यदि यही सोचकर उन्होंने आश्रम में रहने के लिए हरिजनों को भी निमंत्रित किया था, लेकिन लोगों ने इसकी विपरीत प्रतिक्रिया हुई। आश्रम के जो प्रबंधक मगन लाल ने गांधी जी को बताया कि इस कारण लोगों ने आश्रम के लिए चंदा देना बंद कर दिया। यदि ऐसा ही चलता रहा तो आश्रम का कोष जो है खाली हो जाएगा। और उनकी बात सुनकर गांधी जी क्रोधित होकर बोलते हैं कि यदि आश्रम के लिए चंदा नहीं मिल रहा है तो मैं हरिजनों की बस्ती में रह लूँगा, उनके साथ मजदूरी कर लूँगा, परंतु मनुष्य में भेदभाव करने का पाप नहीं कर सकता, ठीक है, अरे पाप नहीं कर सकता। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये आपका द्वितीय सर्ग है। जैसा कि मैं पढ़ रहा हूँ तो आपको समझ में आ रहा होगा कि द्वितीय सर्ग में किन चीज़ों की बात हुई है, ठीक है, बस उसी प्रकार आप लोगों को व्यक्त कर देना है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आई होप क्लियर हो गया द्वितीय सर्ग, ठीक है। और हम बात करेंगे तृतीय सर्गों को लेकर। देखिए तृतीय सर्ग क्या है, डालिए लिखिए। तृतीय सर्ग में लिखेंगे हम लोग कि तृतीय सर्ग में अंग्रेजों की दमन नीति के विरोध में गांधी जी का जो क्रोध प्रकट हुआ। स्वप्न में अपने बड़े भाई तुल्य गोपाल कृष्ण गोखले का उपदेश सुनकर गांधी जी ने देश को स्वतंत्र कराने का प्रण किया। उस समय देश अंग्रेजों के अत्याचार से कराह था। देश के सब उद्योग धंधे बंद हो गए तथा
तथा लोग बेरोजगार हो गए थे। बाजार में विदेशी वस्तुओं की बहुतायत थी। भारतीय उपमान भरा जीवन जीने को मजबूर थे। छोटे छोटे अपराधों को राजद्रोह कहकर जनता को तरह तरह की यातनाएं दी जाती थीं और केवल वही मुट्ठी भर लोग सुखी थे जो अंग्रेजों की चटुकारिता करते थे। भारत की दीनहीन दशा देखकर और अंग्रेजों के अत्याचार सुनकर गांधी जी को बहुत ही दुख होता था, किंतु फिर भी वह नम्रता की नीति अपनाते थे। लेकिन अंग्रेजों पर नम्रता का कोई प्रभाव न हुआ। अतः गांधी जी ने सविनय सत्याग्रह को अपना हथियार बनाया और उसी समय प्रथम विश्व युद्ध आरंभ हो गया। इंग्लैंड को तब भारत की सहायता की आवश्यकता थी। गांधी जी के कहने पर भारतीयों ने इस युद्ध में ब्रिटेन का साथ की आवश्यकता थी। गांधी जी के कहने पर भारतीयों ने इस युद्ध में ब्रिटेन का साथ दिया और गांधी जी की आशा थी कि इस विश्व युद्ध में अंग्रेजों की सहायता करने पर वे हमें आज़ाद कर देंगे, परंतु ऐसा नहीं हुआ। अंग्रेजों ने युद्ध में विजय प्राप्त करके भारतीयों पर और अधिक अत्याचार करने का प्रारंभ कर दिए। अंग्रेजों सरकार के कानून जो काला कानून रोलेट एक्ट देखिए, रोलेट एक्ट चलाकर उसका विरोध किया। ये आपका तृतीय सर्ग हो गया कंप्लीट। यहाँ पे अब हम देखने वाले हैं चतुर्थ सर्ग। ठीक है, क्या देखेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों? चतुर्थ सर्ग। इतना ही पॉइंट आप लोगों को उसमें लिखना है। देखिए, चतुर्थ सर्ग में लिखेंगे कि जलियांवाला बाग हत्याकांड से आज गांधी जी ने अब अंग्रेजों के विरुद्ध कड़ा संघर्ष करने की ठान ली थी। उन्होंने एक के बाद एक कई आंदोलन चलाए। सभी आंदोलनों में उन्हें जनता का भरपूर सहयोग मिला और अगस्त 1920 में उन्होंने असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया। जनता ने उनके पीछे चलते हुए हर स्तर पर सरकार के साथ असहयोग किया। लोगों ने गोरी सरकार से मिली पदवी, उपाधि, सम्मान आदि को लौटाते हुए सरकारी नौकरियां से त्याग पत्र दे दिया। तब साइमन कमीशन भारत आया और साइमन कमीशन भारत पर अपने मनमाने कानून थोपने आया था। अतः गांधी जी के नेतृत्व में सारे देश में साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा गूंज उठा। लाला लाजपत राय, तेजाजी, सुभाष चंद्र बोस, राजेंद्र प्रसाद और नेहरू पटेल, गफ्फार खान आदि नेताओं ने भी साइमन कमीशन का क्या किया था? विरोध किया था। सरकार ने फिर विद्रोह की आग को दबाने के लिए हिंसा का सहारा लिया। जगह जगह लाठीचार्ज किया गया और लाला लाजपत राय भी लाहौर में विरोध करते हुए लाठियां पड़ी, जिसके कारण वे घायल हो गए और उनकी कुछ हफ्तों बाद ही मृत्यु हो गई। जनता जो फिर भड़क उठी और सत्य और अहिंसा को हथियार बनाकर गांधी जी ने फिर अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा खोला और दांडी में नमक बनाकर नमक कानून तोड़ा। ठीक है, खींचकर सरकार ने गांधी जी को जेल में डाल दिया। धीरे धीरे जो जेलें सत्याग्रहियों से भर गईं, तभी दूसरा विश्व युद्ध छिड़ गया और अंग्रेजों को एक बार फिर भारत बनाकर अपना दमन चक्र चलाना आरंभ कर दिया। और यह देखकर गांधी जी के क्रोध की सीमा न रही। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ जनव्यापी आंदोलन छेड़ दिया, जिसमें तेज बहादुर और संप्रभु मोहनदास, अली जिन्ना और सरदार पटेल, महामना मदन मोहन मालवीय, जवाहरलाल नेहरू और बाल गंगाधर तिलक आदि बड़े बड़े नेताओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। अब पूरा भारतवर्ष अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष में एकजुट हो चुका था। तो देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थी, आपको चतुर्थ सर्ग में इतना पॉइंट आप लोग को लिख देना है। ठीक है, अगर चतुर्थ सर्ग पूछता है तो। ठीक है, लास्ट आपका बच गया है आपका पंचम सर्ग। ठीक है, और चलिए पंचम सर्ग को देख लेते हैं। देखिए पंचम सर्ग में लिखेंगे हम लोग यहाँ पे कि खंड काव्य के इस अंतिम सर्ग में इन परिस्थितियों का वर्णन है जिनके कारण भारत को आज़ादी मिली। भारत में प्रतिकूल माहौल को बनते देख गौरी सरकार ने गांधी जी जेल से रिहा कर दिया। गांधी जी को लगातार अस्वस्थ देखकर सरकार ने विवश होकर यह कदम उठाया और इसी बीच मई 1945 में जो जर्मनी के जो द्वितीय विश्व युद्ध में हार हुई और वैश्विक राजनीतिक में परिवर्तन हुआ। ब्रिटेन में चुनाव हुए और वहाँ मजदूर दल की जो सरकार बनी। अब अंग्रेज भी समझ चुके थे कि वे अब अधिक समय तक भारत को गुलाम बनाकर नहीं रख सकेंगे। इसलिए इटली के नेतृत्व में बनी नई सरकार ने यह घोषणा किया कि जून 1947 के पूर्व ही ब्रिटेन भारत को स्वतंत्र कर देगा। और यह घोषणा सुनकर भारतवासी अत्यंत प्रसन्न हुए, किंतु साथ ही अंग्रेजों की चाल और मुस्लिमों की लिंक की जो पाकिस्तान बनाने की मांग भी सामने आई। गांधी जी ने जो जिन्ना को मनाने का काफ़ी प्रयास किया, परंतु जिन्ना पाकिस्तान बनाने की मांग पर अड़े रहे। और इसी बीच
नोआखाली में सांप्रदायिक दंगे भड़क गए और बापू ने स्वयं वहां की यात्रा कर देंगे शांत किए, परंतु वह जान गए थे कि जो स्वतंत्रता के साथ हमें विभाजन भी स्वीकार करना पड़ेगा। अनंतः 15 अगस्त 1947 को भारत अंग्रेजों की गुलामी से आज़ाद हुआ और जनतंत्र की स्थापना हुई, और इस प्रकार महात्मा गांधी को जहां एक और भारत के आज़ाद होने की खुशी हुई थी, दूसरी ओर देश के विभाजन का दुख भी हुआ। नेहरू जी के हाथों से सैन्य शक्ति की सहायता की आवश्यकता थी। गांधी जी ने अंग्रेजों के सामने शर्त रखी कि आज़ादी हमको शीघ्र मिले, यह पहली मांग हमारी है। दिल्ली में हो शासन अपना, यह मांग दूसरी प्यारी है। ठीक है, इसके बाद अंग्रेजों ने इस प्रस्ताव को सुनते ही अस्वीकार कर दिया। इस पर गांधी जी ने करो या मरो का नारा देकर भारत छोड़ो आंदोलन शुरू कर दिया, और पूरे भारत में शीघ्र यह आंदोलन फैल गया और बच्चे बूढ़े जवान सभी इस आंदोलन में कूद पड़े। आंदोलनकारियों ने पूरी शासन व्यवस्था का ध्वस्त कर दिया और बौखलाकर सरकार ने लोगों का दमन करना आरंभ कर दिया, और गांधी जी ने जेल में 21 दिनों का अनशन शुरू किया। भारत में अंग्रेजों के अत्याचार देखकर सारी दुनिया में गोरी सरकार की निंदा होने लगी। इसी बीच बाबू की पत्नी कस्तूरबा की मृत्यु हो गई, और पत्नी की मृत्यु से बाबू का हृदय टूट गया, और धू थू करके जब चिता जली चिता जली, बूढ़े बापू का युवा प्रणय तिल भर भी संयंत्र रह न सका, रो उठा अकिंचन विदा सदे। ठीक है, ये चीज़ आपको लिख देना है। फिर कह रहा है कि पत्नी की मृत्यु से आहत होकर बापू ने पुनः अंग्रेजों के विरुद्ध अपने मानसिक बल और प्राण को क्या किया, दृढ़ किया। ठीक है, तो ये आपका पंचम सर्ग में लिख देना है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 5 सर्ग था, 5 सर्ग को हमने आप लोगों को ज़्यादा थ्योरेटिकल इसमें समझाने वाली कोई बात नहीं है, बड़ा था। आपको बस पढ़ते जाना है, समझते जाना कि कौन से सर्ग में किस लेवल की बात हुई है और कौन सी कंडीशंस रखी गई है, बस वही कंडीशंस याद करके जाना है आपको, और बोर्ड एग्जाम में लिख देना है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलेंगे एक प्यारे से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।